मैंने हर तरीका अपना लिया, फिर भी उसका दिल नहीं पिघला। और फिर एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, वो अपने पहले प्यार के साथ हाथ में हाथ डाले एक कपल होटल में जा रही थी। रात को घर आकर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक डिवोर्स पेपर उसके सामने रख दिया। उसने उठाया, आंखों के सामने लाई, हाथ कांपते हुए टेबल पर रख दिया और गुस्से में बोली, बताओ मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए। मैंने गुस्से में कहा, तुम ही बताओ, कौन बर्दाश्त करेगा अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ इतना करीब देखकर। लिन्यू, तुम जानते हो हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, भाई बहन जैसे। डिवोर्स कर लो। शेन जियाई की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने 10 साल तुमसे प्यार किया, अगर तुम्हारा दिल पत्थर का भी होता तो भी पिघल जाता। लेकिन तुमने मुझे बंदर बना के नचाया। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं एक आम मिडिल क्लास इंसान हूँ, ये बात भी मैं जानता हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कोई इज्जत नहीं रही। मेरे ससुर ने पैसों से तुम्हें खरीदा ताकि हमारी शादी मजबूत बनी रहे। तुम पैसों से वांग यू की मदद करती रही। इतना सुनकर मैंने सिर उठाकर गुस्से से शेन जियाई को देखा। और तुम मेरे प्यार का इस्तेमाल करके मुझे कंट्रोल करती रही। कितना परफेक्ट सर्कल है ये। मैं कितना परफेक्ट टूल था तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे चेहरे पर थोड़ा पागलपन वाली हंसी आ गई। लिन यू, थोड़ा शांत हो जाओ। मैंने गुस्से में एक एक शब्द साफ साफ कहा। खुद को मत बहलाओ और मुझे भी बेवकूफ़ मत बनाओ। मुझे पता है तुम्हारे दिल में हमेशा उसी का इंतजार रहा है, बस ससुर के दबाव में डिवोर्स नहीं मांग पाए। हम दोनों इस रिश्ते में फेल हो गए हैं, आगे चलने का कोई मतलब नहीं। मैं खुद डिवोर्स की बात कर रहा हूँ, शायद ससुर के सामने तुम्हारी पोजीशन थोड़ी बेहतर हो जाए। तो मेरी जवानी किसी कुत्ते के लिए चली गई क्या। मैं पीछे हटकर जोर से हंसने लगा। अचानक खड़ा होकर बोला, शेन जी आई, मुझे एक रास्ता दे दो जाने का। 10 साल के साथ रहने और 10 साल के बावर्चीपन की कीमत समझ लो। मैं सिर्फ वो चीज़ें ले जाऊंगा जो मैंने खुद खरीदी हैं। इस बात की तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मैं अपनी सैलरी, अपने कपड़े और अपनी गाड़ी ले जाऊंगा, बस इतना ही। मेरी बातों ने शेन जियाई के गुरूर को बहुत गहरा घायल किया, जैसे आखिरी पर्दा भी उठ गया हो। सालों से मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया था। वो हमेशा खामोश रहती थी, कुछ बातें दोनों जानते थे, फिर भी कभी नहीं कहते थे, ताकि एक दूसरे की इज्जत बनी रहे। पर आज मैं इतना डायरेक्ट और साफ था कि शेन जियाई बहुत घबरा गई और मेरी बातों ने उसके गुरूर को और भी ज्यादा गहरी चोट दी। शेन जियाई ने जोर से अपना नाम लिखा और टेबल छोड़कर ऊपर चली गई। मैं भी उठा, डिवोर्स पेपर उठाकर बैग में रखा, सब सामान पैक करके मैं निकल गया। अपना ख्याल रखना। सीढ़ियों पर खड़ी शेन जियाई थोड़ा रुकी, फिर जल्दी से कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धम। मैंने टेबल साफ किया, बर्तन धोए, हाथ सुखाए, नीचे एक चक्कर लगाया, मेन गेट लॉक किया, फिर ऊपर अपने रूम में जाकर देखा। शेन जियाई के दिए हुए गिफ्ट्स लाइन से शेल्फ पर रखे थे। उन गिफ्ट से जुड़ी छोटी छोटी यादें मन में आने लगी। आखिर में शेन जियाई के रूम के दरवाजे तक गया, फिर वापस मुड़कर बेसमेंट गैराज की तरफ चला। शेन जियाई खिड़की के पास बहुत देर तक खड़ी रही, मेरे घर से निकलने से लेकर अंधेरा होने तक। उस रात मैं माँ की होम कुकिंग वाले रेस्टोरेंट में बहुत पीकर बेहोश हो गया। मैं खुद चाहता था पूरी तरह नशे में डूब जाना। वोटर ने बहुत मुश्किल से मुझे होटल पहुंचाया, बेड के पास मिनरल वाटर रखा, फिर कमरा साफ करके दरवाजा बंद कर निकल गया। चौथे दिन सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर मेरे शरीर पर पड़ रही थी। अगर इतना नशा ना होता तो इतने सालों का पंक्चुअल में इतनी देर से नहीं उठता। फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके गाड़ी से ऑफिस की तरफ निकला। ऑफिस पहुंचते ही पता चला कि कंपनी ले ऑफ कर रही है। थोड़ी देर में बॉस ने फोन करके बुलाया। मैंने सिगरेट जेब में डाली और अंदर चला गया। 10 साल जिस जगह काम किया उसे अलविदा कहने का वक्त आ गया। ये वो 10 साल थे जहां स्कूल की मासूमियत से सोसाइटी के नियम समझने तक का सफर हुआ। ये 10 साल थे जब हर इंसान की जवानी खत्म होती है, जब आम लोग कीमत चुकाकर सोसाइटी के रूल्स सीखते हैं। ऑफिस आकर अपना पर्सनल सामान पैक किया, रिजाइन लेटर लिया, एचआर, फाइनेंस और डिपार्टमेंट हेड से साइन कराया। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद कलीग्स को विश किया, सबको झुककर थैंक यू कहा, सबके साथ के लिए। नीचे जाकर निकलने वाला था, तभी पता चला मेरी जूनियर हुई हुई दीदी पार्किंग में पहले से वेट कर रही थी। हाथ में एक काला बैग था, शायद सिगरेट थी। मैं उसकी तरफ गया, सामान गाड़ी में रखा, फिर मुड़कर हुई हुई दीदी को गले लगा लिया। उसने भी मेरी पीठ थपथपाई। हुई हुई दीदी। मन में थोड़ा भारीपन था, पर कुछ काम तो करने जरूरी थे, नहीं तो दिल को शांति नहीं मिलती। ओयंग ना को मैसेज करके वोंग यू का नंबर लिया, फिर वोंग यू को कॉल किया। फोन में पीछे से शोर सुनाई दे रहा था। वोंग यू, चलो मिलते हैं एक बार। वोंग यू पहले हल्का सा हंसा, फिर बोला, मीटिंग पॉइंट हुआजोंग स्ट्रीट का बंदाओ कैफे है। मेरे कुछ कहने से पहले ही फोन काट दिया। मैं गाड़ी लेकर हुआजोंग स्ट्रीट की तरफ निकल गया। बंदाओ कैफे पहुंचकर देखा वोंग यू खिड़की के पास वाली सीट पर पहले से बैठा था। मैंने एक लाटे ऑर्डर किया और उसके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर मैंने सिर झुकाकर कहा, मैंने और शेन जियाई ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। वोंग यू चम्मच से कॉफी हिलाते हुए बोला, तुम्हें तो पहले ही छोड़ देना चाहिए था उसे। उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम उसके लायक नहीं थे। वो इंसान सिर्फ झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाने का काम कर सकता है। वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करता था। मुझे पता है मैं उसके लायक नहीं हूँ, पर तुम भी मेरे लायक नहीं हो। मैं बेवकूफ़ हूँ तो तुम सबसे बड़े कचरे हो, सोसाइटी का रिजेक्ट, इंसानियत का गंदगी। वांग यू की भाषा थोड़ी सख्त होने लगी। गुस्से के बॉर्डर पर मैं अपनी बात कहता रहा, फिर भी मुझे तुमसे जलन होती है। हंसी आती है ना। एक अच्छा संस्कारी आदमी तुम जैसे कचरे से जलता है। कितना अजीब मजाक है ये। वांग यू हंसकर बोला, तुम तो गांव के गंवार हो, तुम क्या समझोगे औरतों का दिल। वांग यू मुस्कुराकर बोला, चलो जब तुम दोनों का डिवोर्स हो ही गया है तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ।
औरतों को बस बेवकूफ़ बनाना होता है। वो ताकतवर इंसान को पसंद करती है, लीड होना उन्हें अच्छा लगता है, इम्पल्सिव होना भी। तुम्हें रिदम कंट्रोल करना आना चाहिए, चोट देना भी आना चाहिए, और दूसरों के मामलों में टांग अड़ानी भी आती है। सोचकर फिर बोला, शेन जियाई जैसी लेवल की लड़कियां कभी ईमानदार बंदों को पसंद नहीं करती, उन्हें सिर्फ बदमाश पसंद आते हैं, क्योंकि ही सिर्फ बदमाश ही उनके दिल की चाह जगा सकते हैं। अगर औरत के दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं, तो 100 साल भी सो जाओ, कोई फायदा नहीं। मैंने भी मरी हुई राख जैसा सिर हिलाया, हाथ से इशारा किया कि आगे बोलो। वांग ये थोड़ा रुका, कॉफी का घूंट लिया। जब ऐसी औरत किसी बदमाश समझे जाने वाले इंसान को जीतना या बदलना चाहती है, तो वो खत्म हो जाती है, प्यार के चक्कर में फंस जाती है। ये कोई पुराना नियम है। वांग यू जैसे जंग जीत लिया हो, बोलता ही चला गया, शेन जियाई के साथ बचपन के प्यार की कहानी से शुरू करते हुए। मैंने दुखी होकर उसकी स्पीच बीच में रोकी, सिर उठाकर एक नज़र वांग यू को देखा। तुम सच में उससे प्यार करते हो? ठीक से इंसान बनकर रहो, ताकि शेन जियाई को कम से कम उम्मीद दिखे। मैंने एक लाइन और जोड़ी, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ सच जानना है। वांग यू एक पल सोच में पड़ गया, फिर बोला, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर सबसे ज्यादा नहीं। पैसा मेरे लिए सबसे जरूरी है, मुझे अपने घर को फिर से खड़ा करना है। मैंने गुस्से में कहा, एक नीच इंसान औरत की भावनाओं का इस्तेमाल करके सिर्फ इसी के लिए। वांग यू फिर भी मुस्कुराकर हंसा। मैं गुस्से में मुड़कर निकल गया, गाड़ी में बैठा, सिगरेट जलाई, फोन निकालकर वीचैट पर अभी की बातचीत की रिकॉर्डिंग भेज दी। बिनचेंग के एक चेन होटल में सुबह की रोशनी मेरे शरीर पर पड़ रही थी। अलार्म बजा, मैंने बिनचेंग में एक फ्रेंड ढूंढा और साथ में घूमने निकल गया। आसपास के नज़ारे देखते देखते मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वक्त पंख लगाकर उड़ता गया, डिवोर्स की तारीख पास आती गई। आखिर वो दिन आ गया, अब पुरानी बातों को अलविदा कहने का वक्त था। नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। वीचैट खोलकर मैसेज देखा, कल सुबह 8 बजे सिविल अफेयर्स ऑफिस के गेट पर मिलते हैं। दूसरे दिन तैयार होकर मैं गाड़ी से निकला। रास्ते में रुक रुक कर आधे घंटे में सिविल अफेयर्स ऑफिस पहुंच गया। शीन जियाई का इंतजार करते रहे। सुबह 7:58 पर शीन जियाई अपनी पनामेरा गाड़ी से उतरी, धीरे धीरे गेट की तरफ आने लगी। 1 महीने में न मिलने के बावजूद वो वैसी ही खूबसूरत, शांत, पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट दिख रही थी। उसके आने तक इंतजार करता रहा। जब वो गेट पर पहुंची तो दोनों साथ खड़े रहे, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शेन जियाई ने एक नज़र मुझे देखा, फिर नज़र हटाकर साथ में चलने लगी। मैंने हाथ खोलकर शेन जियाई को गले लगा लिया, थोड़ी देर कसकर पकड़ा रखा, फिर हाथों से उसकी पीठ थपथपाई, दोनों हाथों से उसके शोल्डर को पकड़कर थोड़ा पीछे किया, उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, अगर अगला जन्म मिला तो हम अनजान बने रहें। धीरे धीरे शेन जियाई से अलग होकर मुड़ गया, बिना पीछे की गहरी रात की वजह से रुके, कदम बढ़ाता रहा। मुझे लगा था मैं इतना स्ट्रांग हूं कि इस पल को संभाल सकता हूं। इंसान हमेशा ऐसा ही सोचता है, पर हकीकत में अक्सर उल्टा होता है। गाड़ी में बैठकर हल्की सांस छोड़ी, एक लंबी सांस के साथ। एक गलत रिश्ता आखिर में बेकार ही निकलता है, आखिर में कुछ भी हाथ नहीं आता। गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया, बिना पीछे देखे। 10 साल पहले आज के ही दिन दोनों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था। मुझे वो पूरा सीन अभी भी साफ याद है। 10 साल बाद आज के ही दिन दोनों ने यहाँ डिवोर्स ले लिया। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के ये 10 साल भूल जाऊं, अगर कोई फिर से। मैंने खुद ही बात बीच में रोक दी। अब माँ से इस बारे में और बात करने की हिम्मत नहीं थी। अगर थोड़ी और देर बात होती तो वो जरूर पूछती शेन जियाई के बारे में। खाने पर क्यों नहीं आई, क्या झगड़ा हो गया? अगर जवाब दे देता तो शाम के खाने से पहले पूरे गांव को पता चल जाता। कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूज़ चैनल गांव की मीडिया जितनी ताकतवर नहीं होती। उस साल जब मैं और शेन जियाई साथ हुए थे, 1 घंटे के अंदर पूरे गांव को पता चल गया था। पुराने एक्सपीरियंस से सीखा है, गांव के एंट्री पॉइंट से जल्दी निकल जाना चाहिए। अगर कोई जाना पहचाना मिल जाए तो कोई बहाना बनाकर तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। गांव की मीडिया असली मीडिया से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती, लेकिन खुद से ही बहुत असरदार तरीके से एक्टिव हो जाती है। खासकर सिर पर स्कार्फ बांधे मिडिल एज वाली चाची और आंटियां, वो कई बार पेड रिपोर्टर्स से भी ज्यादा तेज होती हैं, जैसे यूनसी। इस वक्त मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, वो पीछे आने वाली थी। मैं गाड़ी चला रहा था, जल्दी से बाहर निकला, देखा सिर्फ माँ ही है। माँ ने सीधे पूछ लिया, बेटा तू अकेला कैसे आया? मैंने थोड़ा नाराज होकर कहा, वो बिजी है, टाइम नहीं था। जियांग फेंगिंग ने मेरा सामान घर रखने में हेल्प की। त्योहार नहीं है, फिर भी इतना सामान क्यों खरीदा? मैं बस इतने दिनों बाद घर आया हूँ, मन हो रहा था लाने का। जियांग फेंगिंग बेटे की ये बात सुनकर आखिर मुस्कुराई। माँ आओ बैठो, बात करते हैं। जियांग फेंगिंग की मुस्कान खिल गई। मैंने धीरे धीरे साफ साफ शेन जियाई के साथ डिवोर्स की पूरी कहानी माँ को बता दी। जियांग फेंगिंग बहुत देर तक कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई, फिर उठकर कमरे में चली गई और दोबारा बाहर नहीं आई। मुझे चिंता हुई कि माँ कमरे में अकेली कुछ गलत न कर ले, तो हाल देखने अंदर गया। अंदर जाते ही देखा माँ के हाथ में झाड़ू थी। एक हैंडसम लड़का बूढ़ा होकर मिडिल एज में आ गया, कोई बच्चा भी नहीं छोड़ा, और ये हालत हो गई। आंसू तुरंत बेकाबू होकर बहने लगे। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा मम्मी को सॉरी है तुझसे। कुछ दिनों बाद कंपनसेशन का पैसा आखिर अकाउंट में आ गया। खुश होकर सीधे माँ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वीचैट खोलकर बिंगलियांग एक पल नाम से माँ को 88.88 का रेड पैकेट भेजा। दीदी रेड पैकेट लो, छोटे भाई को थोड़े पैसे मिले हैं हाल ही में। बिंगलियांग एक पल ने ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू छोटे भाई। होठों पर मुस्कान आ गई,
हर इंसान को पैसे पसंद होते हैं। घर आने के 5वें दिन मैंने निकलने का फैसला कर लिया। शॉर्ट वीडियोस में दूसरों की ट्रैवल और दूर की जिंदगी देखकर बहुत जलन होती थी। माँ की सलाह सुनते हुए गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। पहली डेस्टिनेशन गुइलिम थी। गुइलिम के पहाड़। मैं आराम से ड्राइव कर रहा था। अपने और पूर्व पत्नी के घर के पास से गुजरते वक्त गाड़ी साइड में उगती। अंदर झांक कर देखा। दोपहर का वक्त था। सड़क पर लोग ज्यादा नहीं थे। इंसान अक्सर अनचाही तकलीफदेह पुरानी बातों का सामना नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग बचने का रास्ता ही चुनते हैं। उन लोगों या जगहों से बचना जहां कुछ ऐसा हुआ हो जो भुलाना मुश्किल हो, पर याद करना भी ना चाहें। इंसान और ज्यादातर एनिमल्स में फायदा देखने और नुकसान से बचने की नेचुरल प्रवृत्ति होती है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। मैं भी पूर्व पत्नी से जुड़े लोगों, बातों या जगहों को याद नहीं करना चाहता था, पर फिर भी वो घर एक बार देखना चाहता था। सोसाइटी के गेट से ही अपने पुराने कमरे की बालकनी दिख जाती थी। वही जगह जहां वो अक्सर रातों में टहलता था। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अटारी की छत से धुआं निकल रहा था। क्या आग लग गई? अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। जितना ऊपर जाओ उतनी भीड़ बढ़ती गई। कोई पुलिस को कॉल कर रहा था। किसी के हाथ में बाल्टी थी, पर कोई बचाने नहीं जा रहा था। इस रिच सोसाइटी में रहने वाले लोग एक से बढ़कर एक डरपोक थे। गेट तक दौड़ते हुए, हाँफते हुए बगल में खड़े बूढ़े अंकल से बोला, अंकल मैं हूँ छोटा लिन शेन जियाई, अंदर है क्या? गेट से घना धुआं निकल रहा था। अंकल ने सिर हिलाया ना। मैंने अंकल के हाथ से बाल्टी छीनी, अपने ऊपर पानी डाला और अंदर भागा। ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस डोर तक पहुंचकर हैंडल खींचा, खुला नहीं। फिर खिड़की के पास गया, अंदर झांककर देखा। कोई आवाज नहीं सुनाई दी, कोई दिखा भी नहीं। एक तरफ की सीढ़ियों पर तेज आग की लपटें थीं। धुआं आ रहा था। क्या करूं, क्या करूं? मेरे पूरे शरीर में डर फैल गया। गेट से बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक की लाल लकड़ी की सीढ़ियों में आग लग गई थी। बेसमेंट के लिविंग रूम की सोफा और लाल लकड़ी की टी टेबल में भी आग लगी हुई थी। ससुर ने इतना एक्सपेंसिव लकड़ी का सामान क्यों लगाया? पर अब इन बातों की फिक्र नहीं थी। मैं तेजी से नीचे भागा। शेन जियाई तुम कहाँ हो? बेसमेंट वैसे भी हवादार नहीं था, अब पूरा धुएं से भरा था। मैंने सोचा शायद होम थिएटर रूम में हो। घुटन बढ़ती जा रही थी। उसने जोर लगाकर केटीवी रूम के डबल डोर को धक्का दिया, खुला नहीं। तभी अंदर से किसी का होने का अंदाजा हुआ। पूरी ताकत से पैर मार के लाल लकड़ी का दरवाजा तोड़ा। दरवाजा खुला। अंदर धुआं थोड़ा कम था। देखा, शेन जियाई अपनी नाक दबाकर बार के नीचे बेहोश पड़ी थी। सोफे के पास उठाकर बाहर भागा। सीढ़ियों की रेलिंग पर लगी आग से बचते हुए, शेन जियाई को जलने से बचाते हुए आखिर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया। गेट से बाहर निकलकर उसे फूलों की कैरी के पास लेटा दिया। पड़ोसी से पानी लेकर अपनी पैंट पर बुझाई। फिर शेन जियाई के चेहरे पर थोड़ा साफ पानी छिड़का। शेन जियाई धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी गाल थपथपाकर उसका नाम पुकारता रहा। शेन जियाई की पलकें हिलते देख थोड़ा और जोर से गाल थपथपाया। शेन जियाई ने धीरे धीरे आंखें खोली। पुतलियों में फोकस आने लगा। शेन जियाई, बताओ मैं कौन हूं? लिन यू। उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हाफते हुए हंसा। ठीक है, होश आ गया, बहुत अच्छा। फिर ठंडे चेहरे से उठकर डांटा, तुमसे कहा था अपना ख्याल रखना, देखो खुद को। शेन जियाई के चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। मेरी बेहाल हालत देखकर रोते हुए बोली, लिन यू तुम ठीक हो? जरूरत ना हो तो जबरदस्ती मत करो। मेरे पूरे चेहरे पर कालिख लगी थी। अफ्रीकी लोगों जैसा लग रहा था। सिर्फ सफेद दांत चमक रहे थे। मुड़कर शेन जियाई की तरफ तन से देखा। तुम्हें पता भी है अगर मैं अंदर नहीं जाता तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई चांस नहीं मिलता। ये कहकर फिर खुद पर पानी डाला और अंदर भागा। शेन जियाई अभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे पाई थी। घबराहट में मैं बोल चुका था। शेन जियाई एकदम ठंडी पड़ गई। पूरे शरीर से कांपने लगी, क्योंकि दूसरा वाला आदमी वांग यू था। वही कुत्ता आदमी सबसे पीछे ग्राउंड फ्लोर के गेट पर रहा। वहां से घना धुआं बाहर निकल रहा था। मैं संभलते हुए नीचे मैं बस रुक नहीं पा रहा था। लग रहा था अभी फट जाऊंगा। फिजिकल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आंखों के सामने हेलुसिनेशन शुरू हो गए थे। बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर जाने वाली सीढ़ी के आखिरी स्टेप पर जीप बस सामने ही थी। मैंने पूरी ताकत से आगे की तरफ धक्का मारा। कंधे पर उठाए उस आदमी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर गिर पड़ा। वो आदमी थोड़ा कराहा, मैं भी कराहा। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत थकान थी। दांत भींचकर बाजू की चोट को इग्नोर करते हुए फिर से मुश्किल से उस आदमी को कंधे पर उठाया। बस रोशनी दिखने ही वाली थी, तभी पैर के नीचे का रास्ता फिसल गया और दोनों फिर से अचानक गिर पड़े। कंधे पर वाला आदमी पहले गिरा, मैं उसके पीछे गिरा। जमीन पर गिरते वक्त मेरा सिर उसके सिर से जा टकराया और मुझे होश नहीं रहा। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। एम्बुलेंस भी आ गई। उसके बाद बेसमेंट में पानी की स्प्रे लगातार चलती रही। फायर ब्रिगेड वाले आखिर बेसमेंट तक पहुंच गए। मैं भी होश में आ गया। ठंडे शरीर के साथ उठकर बैठ गया। थोड़ी दूर पर देखा, शेन जियाई सबसे पहले बचाई गई लड़की के साथ झगड़ रही थी। मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ, थोड़ा शरीर हिलाया। ज्यादा चोट नहीं लगी थी। दोनों की तरफ गया, थोड़ी देर साइड में सुनते रहा। फिर समझ आ गया, उस लड़की ने शेन जियाई की इजाजत के बिना वांग्यू उस कुत्ते आदमी को घर लाया था। फिर उसे समझाने की कोशिश की थी। मेरा अंदाजा है समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वोंग यू ने जानबूझकर आग लगाई, चाहे साथ मरना हो या हीरो बनकर राजकुमारी बचाने की कहानी बनाना हो। लिन यू तुम उठ गए, कैसा फील हो रहा है? हॉस्पिटल चलें क्या? मैं एक नज़र जमीन पर दिल के बिना घोड़ा और बेस्ट फ्रेंड खाना बेकार कर दिया। तुम चुप रहो, तुम जैसा गांव का इंसान बोलने का हक भी नहीं रखता। मुझे लिन यू बोलो।
शेम जियाई की बेस्ट फ्रेंड बोली। मैं सोच रहा था, मैंने तुम्हें बचाया, बस इतना ही काफ़ी था। तभी शेम जियाई ने हाथ उठाकर सीधे उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुरंत हाथ का निशान उभर आया। बेस्ट फ्रेंड मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। लेन यू, मैंने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। शेम जियाई, मैं तुम दोनों की खुशी की दुआ करता हूँ। मुड़कर इत्मीनान से लोगों की भीड़ में चला गया। भीड़ में जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराते हुए निकल गई। प्लेन टेक ऑफ करके ऊपर जाते वक्त तेज प्रेशर ने मुझे सीट से पीछे धकेल दिया। थोड़ा एक्साइटिंग लगा। मन में सोचा, अगर बंजी जंपिंग करूं तो शायद और भी एक्साइटिंग होगा। अगर मौका मिला तो जरूर करूंगा बंजी जंपिंग। बाद में शिन जियाई ने कई बार अलग अलग कपड़े भेजे, तो मैंने फैसला लिया कि प्लेन से उतरकर कोई कोरियर पॉइंट ढूंढकर सब वापस भेज दूंगा। नई शुरुआत साफ सुथरी होनी चाहिए। हाल ही में अच्छे से रेस्ट किया था, तो थोड़े वक्त तक नींद नहीं आ रही थी। रास्ते में खाते पीते सोते सोते पैर सुन्न होने तक चलता रहा। आखिर गोलेन एयरपोर्ट पहुंच गया। आखिर आज़ाद हुआ। मैनेजर के बताए हुए लड़की के मायूस चेहरे के सामने मैंने सेलेक्ट किए हुए लोकल गाइड को लेकर रिसेप्शन पर पेमेंट किया और होटल से बाहर निकल गया। लोकल गाइड का नाम ली मिलान था। मैं मिलान के पीछे पीछे चला। जो भी प्लान वो बनाए। उस रात इनमें रुके। बाहर से देखने में पुराना सा लगता था, पर अंदर जाकर देखा तो लेवल काफी हाई था, लगभग 4 स्टार जैसा। सबसे अच्छी बात यह थी कि बहुत किफायती था। श्री पेंटिंग गैलरी और युलोंग रिवर में नाव खींचने वाला आदमी टिपिकल गोइलन लुक का था। गहरी आंखें, सफेद चमकते दांत, हंसी एकदम क्लीन। मुझे लगा शायद ये एनवायरनमेंट का असर है। इतनी खूबसूरत जगह में रहकर हंसी भी इतनी नेचुरल लगती है। सच में, जैसी जगह वैसे लोग। तीसरे दिन आखिर में सिल्वर केव गए। लोकल कहावत है, सिल्वर केव देख लो तो जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं रहती। तो चलो सबकी अमीरी की दुआ करते हैं। पता नहीं कैसे एक हफ्ता निकल गया। इन दिनों शरीर बहुत थका हुआ था, पर लगा जैसे आत्मा और मन आधे साफ हो गए हों। मुझे यहाँ पसंद आ रहा था। फिलहाल जाने का इरादा नहीं था, तो पहले मिलान को 20,000 दे दिए, यानी 20 दिन की सैलरी। कम नहीं ज्यादा ही दूंगा, मिलान बोली। मिलान, यहाँ बंजी जंपिंग की जगह है क्या? दोपहर में मन है थोड़ी जंपिंग करने का। मिलान मुंह में खाना धीरे धीरे निगलते हुए टिश्यू से मुंह साफ करते हुए बोली, हाँ हाँ, 2 जगह है, एक नदी के ऊपर, एक पहाड़ पर। लिन भाई, कौन सी चुनो, कौन सी पास है? मुझे लगा घर लौटने में आसान जगह बेहतर है। बंजी जंपिंग करने के बाद 7 दिन का ट्रिप खत्म हो जाएगा, फिर होटल लौटकर कुछ और करूंगा। मिलान ने कहा, पहाड़ वाली जगह पास है, ठीक है, वहीं चलते हैं। मैंने बिल पे किया, दोनों गाड़ी से निकले। 1 घंटे बाद दोनों बंजी जंपिंग पार्क पहुंचे। पेमेंट करके मेडिकल हिस्ट्री पूछी गई, सब ठीक कंफर्म होने के बाद। मिलान, तुम भी ट्राई करोगी क्या? चाहो तो मैं पे कर दूंगा। मिलान ने सिर हिलाया। बहुत कर चुकी हूं। मैंने थम्स अप दिखाया। मिलान बाहर खड़ी मुझे देखकर मुस्कुराई। फिक्र मत करो, हर दिन ये 100 बार से ज्यादा बार यूज होता है। तुम्हारे वेट के लिए तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे थोड़ा डाउट हुआ, ठीक है तुम बॉस हो। सेफ्टी बेल्ट बांधी, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के एज की तरफ बढ़ा। दिल धक धक करने लगा, जैसे ड्रम बज रहा हो, और तेज होता गया। सच में एक्साइटिंग था। मैं चिल्लाया, नई जिंदगी मिली है। आंखें बंद करके कूद गया। हल्की आवाज कान में सुनाई दी, फुर्र फुर्र। एड्रेनालाइन तेजी से बढ़ने लगा। सांस लेना भी मुश्किल लगा। मिलान ऊपर से देखकर ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक नीचे जाने के बीच में जब सब लोग रिबाउंड का इंतजार कर रहे थे, तभी लॉक टूट गया। मुझे तुरंत समझ आ गया, ये तो खत्म। दिमाग में सिर्फ 4 शब्द आए, गिरकर खून की नदी बन जाना। फिर मिलान ने सिर्फ एक धम की आवाज सुनी। चीख निकालने का भी वक्त नहीं मिला। लिन को, मिलान को, बेटा उठ जा, कॉलेज जाने वाला है, फिर भी इतना आलसी कैसे है? माँ की तेज आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। शरीर जैसे किसी नींद के बोझ से आधा जमा हुआ था। आंखें खोलकर बेड के पास देखा, ओह माँ है। फिर आंखें बंद कर बस बोल दिया, माँ थोड़ी देर और सोने दो, पूरे शरीर में दर्द है, ताकत नहीं है। जियांग फैंगिंग ने लेटे हुए बेटे को देखकर बेड के पास आकर बेटे का माथा छुआ, फिर गुस्से में चली गई। इस वक्त मेरे दिमाग में बेतरतीब यादें आने लगी। अजीब बात यह थी कि कंपनी के ड्राइंग्स इतने साफ कैसे दिख रहे थे, जैसे दिमाग में फोटोकॉपी हो गए हो। फ्लैट ड्राइंग, असेंबली की 3D, बेल्ट बांधने पर भी ये सेफ नहीं है, और इतनी ऊंचाई से कूदना है, रुको ये तो। तुरंत सिर के पीछे की तरफ हाथ फिराया, सब ठीक था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा, चारों तरफ देखा। ये तो अपना कमरा है, कोबे का बड़ा पोस्टर। फोन कहाँ है? जब बेड के पास रखा हुआ पुराना नोकिया 6600 देखा, याद आया, ये तो हाई स्कूल एग्जाम के बाद एडमिशन लेटर मिलने पर माँ का इनाम था। दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। बेड से कूद गया। बेटा इतना परेशान क्यों है? इतनी देर से नहा रहा है, भूख लगी है क्या? नहा लो, खाना खाओ। जियांग फेंगिंग का जवान चेहरा देखा। एक बाल भी सफेद नहीं था, पैर भी ब्लैक एंड हेल्दी। माँ, क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ? मुझे चिकोटी काटो, जल्दी करो। क्या पागलपन है? सोकर अभी उठा नहीं है क्या? जियांग फेंगिंग कंफ्यूज होकर देखती रही। माँ छोड़ो, दर्द हो रहा है, मैं आह करते हुए बोला। जियांग फेंगिंग ने हाथ छोड़ दिया। पागल जैसे बेटे को नफरत से देखती हुई कान सहलाने लगी। दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। माँ गले लगा लो जल्दी, अभी एक सपना देखा था। तभी मेरी आंखों से आंसू मोतियों की तरह लगातार बहने लगे। जियांग फेंगिंग ने नफरत से बेटे का सिर अपनी छाती से लगा लिया। मैं सहयोग करते हुए झुक गया, ताकि माँ आसानी से गले लगा पाए। गले लगाते हुए जियांग फेंगिंग को महसूस हुआ कि बेटे का मूड कुछ ठीक नहीं।
तो धीरे से 2 बार थपथपाया। दुख में डूबा मैं अब कंफर्म हो गया था कि मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। माँ की गोद वही गर्माहट दे रही थी जो रीबर्थ से पहले वाली बार दी थी। सोचकर अच्छा लगा, पेरेंट्स अभी जवान है। ये कितनी खुशी की बात। 90 साल के भी हो फिर भी मेरी माँ है। जल्दी खाना खाओ, बेकार बातें मत करो। मैंने भूख से खाना शुरू कर दिया। लगातार 3 बड़े बाउल चावल की कांजी खाई। आखिर कमजोरी थोड़ी कम हुई। खाना खाने के बाद बर्तन साफ करके आंगन में आया। चारों तरफ देखा, जाना पहचाना आंगन था। फिर आसमान की तरफ इज्जत से झुककर भगवान को थैंक्स कहा, फिर से जिंदगी का मौका देने के लिए। मन में सिस्टम को बार बार कॉल करता रहा। आधे घंटे बीत गए, सिर्फ खामोशी मिली, कोई जवाब नहीं। ठीक है, ऐसा ही बेहतर है। अब अपनी असली पहचान के साथ जिंदगी जिएंगे। बिना पता चले शाम हो गई। आसमान में हल्की सी रोशनी बाकी थी। गांव के पड़ोसियों के घरों से धुआं उठ रहा था। लिम झिंगुओं समुंदर से वापस आ गया था, आज ट्रैप से कुछ क्रैब्स। और मैं पूरा। खून के रिश्ते और पैसों का प्रेशर सच में बहुत भारी होता है। जल्दी से नाश्ता करके मोटरसाइकिल लेकर निकल गया। लिनफू ने जो मोटरसाइकिल चुनी थी वो लिनमो 100 सीरीज ऑटोमेटिक थी, चलाना आसान। कभी कभी लिनमो भी उसे चला सकता था। मोटरसाइकिल चलाते हुए सामने से आती ठंडी हवा का मजा ले रहा था। हवा में पेड़ पौधों और फूलों की खुशबू थी जो इंसान को जिंदगी के नए जोश से भर देती थी। इस दुर्लभ मौके की वो बहुत कदर कर रहा था। सीखने और महसूस करने का मौका। छोटे बाजार में पहुंचकर मेन्यू निकाला। टोफू, रिब्स, ड्रंकन श्रिम्प, सी स्नेल। दाम चेक करते करते 100 से ज्यादा रुपए खर्च हो गए। फिर भी पूरा सामान नहीं आया। सामान पैरों के बीच मोटरसाइकिल के गैप में रखा, पैरों से दबाकर पकड़ा, फिर गाड़ी चलाकर घर लौटा हल्की मुस्कान के साथ, पर उसमें कोई खास गर्माहट नहीं थी। डोंग वेनहुआ ने इस हैंडसम लड़के को सिर से पैर तक देखा। चेहरे पर मीठी मुस्कान लाकर बोली, छोटे लिन इतना बड़ा हो गया। हाँ हाँ, आओ, अच्छे से देखो तुम्हें, थोड़ी बात करें। जियांग फेंगिंग ने जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश की। मैंने माँ की तरफ देखा, चिंता से भरी नजर से। जियांग फेंगिंग बोली, कुछ नहीं, सुना है तुम भी फेंगचिंग पढ़ने जा रहे हो। मेरी बेटी फेंगचिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, स्कूल खुलते ही 3rd ईयर में होगी। डोंग वेनहुआ की आवाज़ धीमी और सॉफ्ट थी, सुनकर सुकून मिलता था। और इस वक्त उस मिडिल एज पूर्व सासू माँ में काफ़ी ग्रेस और रॉयल अंदाज था। अपनी पूर्व सासू माँ के लिए मेरे मन में अब भी रिस्पेक्ट था, क्योंकि पहले वो मुझे अपने बेटे जैसा मानती थी। मैंने सोचा, पिछली ज़िंदगी में तुम्हारे और जियांग फेंगिंग और तुम्हारी बेटी की वजह से ही तो ये सब हुआ था। इस बार फिर वही ड्रामा। अगर डिवोर्स ना होता तो दिल हल्का करने नहीं जाता। अगर दिल हल्का करने न जाता तो थ्रिल ढूंढने नहीं जाता। बंजी जंपिंग क्यों करता। इस बार जिंदगी में 2 काम नहीं करूंगा। एक, तुम्हारा दामाद नहीं बनूंगा। दूसरा, बंजी जंपिंग नहीं करूंगा। तुम बहुत बुरे हो। मैं कपड़े लेकर नहाने जा रहा हूँ। रुको रुको, दोनों एक साथ बोले। क्या हुआ? मैंने इन दोनों शैतानों को देखा। डोंग वेनहुआ ने जियांग फेंगिंग से नजरें मिलाई। जियांग फेंगिंग ने पूछा, जियाई तुम्हारे कमरे में सोएगी क्या? मुझे इस वक्त यकीन हो गया, सच में दिमाग गर्म हो गया है इनका। मैंने जैसे तैसे अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल किया। पापा 10 साल से सेक्शन हेड हैं, फिर भी इतना शौक नहीं झेल पाए। थोड़ा नाराज होकर बोले, ठीक है, बाद में बात करते हैं। माँ, मैं पापा को रिसीव करने जाता हूँ। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त जहाँ कोई नहीं देख रहा था, मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैं और लिन झेंगुओ साथ लौटे, फिर खाना शुरू हुआ। डोंग वेनहुआ ने शेन जियाई को खाने के लिए बुलाया। ग्राउंड फ्लोर पर एंट्री करते ही लिविंग रूम और किचन है। डाइनिंग टेबल लिविंग रूम में है, लिविंग रूम वेस्ट साइड पर, किचन ईस्ट साइड पर। मैं खाना सर्व करने में हेल्प कर रहा था। उन दोनों के आने पर नजरें मिली। मन में ठंडा भाव था, फिर भी खुद ही ग्रीट किया। हेलो, मैं लिन यू हूँ, मुझे शियाओ यू बोल सकते हो। शिन जियाई थोड़ी अटक गई मेरी बात सुनकर। अरे हेलो, पहली मुलाकात है तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। 1 मिनट रुको। बस एक पल के लिए रुकी, फिर वापस नॉर्मल हो गई। थोड़ी सी मायूसी थी, पिछली जिंदगी से कम साफ सुथरी पर ज्यादा रियल और घरेलू फील वाली। 2 बॉक्स, 4 शॉपिंग बैग लेकर आई। ये तुम्हारे लिए लाई हूँ 2 सेट स्पोर्ट्स वियर। ये तुम्हारे लिए 2 जोड़ी शूज, साइज सब जियांग के जैसा ही है। घर जाकर ट्राई करना। शीन जियाई हल्के से मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोली। आवाज एकदम साफ और मीठी, जैसे पुराने जमाने में कहते हैं, मोती जैसी आवाज। मैंने दोनों हाथों से लिया, थैंक यू। सामान लिविंग रूम के कोने में रखा। सब लोग टेबल पर बैठ गए। जियांग फेंगिंग जल्दी से शेन जियाई की प्लेट में खाना डालने लगी। मैंने नाक थोड़ी सिकोड़ी। माँ को इतना खुश होकर सर्व करते देखकर खाते पीते बातें होती रहीं। पुराने जमाने की यादें, जवानी के दिन। मीडिया सेंटर में जरूर बहुत हलचल होगी, मैंने अंदाजा लगाया। शेन परिवार की माँ बेटी ने अपने ही घर के आंगन में बैठना चुना। मैंने मॉस्किटो बेल जलाई, सब बातें करने लगे। यिंग जी जी, छोटा लिन जियाई से छोटा है ना? शेन की माँ ने पूछा। हाँ, 3 साल छोटा। एक 82 का है, एक 85 का। शेन जियाई पूरी शाम जानबूझकर मुझे डिस्टर्ब करती रही। रात गहरी हो गई, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। उनकी बातें सुनकर लगा अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैंने जल्दी से बात पकड़ी। आंटी, आपकी सिर्फ एक ही बेटी है ना? हाँ। जब मैं शहर लौटकर उसके पापा से शादी की, एक तो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी थी, दूसरा काम भी बहुत बिजी था, तो सिर्फ जियाई ही हुई। शेन की माँ मुझे देखकर खुश हो रही थी, सोच रही थी मैं फैमिली ओरिएंटेड टाइप हूँ। तो फिर सोचो, एक बेटा और मिल जाए तो कैसा रहेगा। मैं तुम्हारी गोद ली हुई बेटी बन जाऊं,
फिर तुम्हारा भी एक बेटा हो जाएगा। मेरी इस बात पर माहौल थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। जियांग फेंगिंग ने मुझे देखकर कहा, तुम दोनों के पैदा होने पर ही ये शादी फिक्स हो गई थी? बचपन की मम्मी। पापा ने सिर हिलाकर पक्का कंफर्म किया। शेन जियाई ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। खामोशी ही सबसे बेहतर थी। मैंने कहा, तुम लोग पहले इतने एक्साइटेड क्यों थे? और शेन जियाई की कंडीशन इतनी अच्छी होने पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। साइड से अपनी माँ को देखा, फिर पापा को, फिर शेन की माँ को यकीन हो गया ये सच है। अब जो मैं करने वाला था वो खतरे के किनारे पर खड़ा होना था। मैंने जियांग फिंगिंग से कहा, माँ, मुझे किसी और से प्यार है। जियांग फिंगिंग की आंखें गोल हो गईं, उंगली से इशारा करते हुए, फिर से बोलो। मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे किसी और से प्यार है, फिर से बोलो। जियांग फेंगिंग की आवाज़ और सख्त होती गई, उंगली पीछे खींचकर, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर। अपनी माँ को जानता हूँ, ये तो मेरी बहन का तो बॉयफ्रेंड होना चाहिए ना दीदी, और दोनों फैमिली की कंडीशन भी बराबर होनी चाहिए। माँ, गलत जोड़ी मत बनाओ। और आंटी डोंग, दीदी और उसका बॉयफ्रेंड, आप दोनों भी उन्हें अच्छे से जानते हो ना? जियांग फेंगिंग गुस्से में मुझे देखती रही। मैंने डोंग वेनुआ और शेन जाई की तरफ देखा। जाओ नहाने जाओ, जल्दी। आज रात ग्राउंड फ्लोर वेस्ट रूम में सोना, ठीक है? जवाब देकर शर्मिंदा होकर भाग गया। हालत कमजोर हो तो भाग जाना ही बेस्ट है। भागते भागते प्लान सोचता रहा। शेन जियाई शांत चेहरे से अंधेरे की तरफ देख रही थी। डोंग वेनहुआ और जियान फेंगिंग ने एक दूसरे को देखा, आंखों से इशारा किया। उस वक्त गांव में गर्मियों में नहाने के लिए हॉट वाटर बैग यूज होता था। बड़ा काला पानी का बैग सुबह भर कर रखते। रात होते होते पानी अब भी गर्म रहता। मैं बोर होते हुए, 2 टी-शर्ट अब के लिए तो बहुत लग्जरी बात है। पूर्व पत्नी अभी भी इतनी खूबसूरत है, इतनी फैमिलियर भी, पर अब उतनी पॉजेसिव फीलिंग नहीं रही। इस बार जिंदगी में शेन जियाई से कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए पिछली जिंदगी की पूर्व पत्नी के सामने दिल बहुत शांत है। न कोई इंफीरियरिटी फील, न कोई चाहत, बस थोड़ी आज़ादी का एहसास है। मौसम गर्म और हुंद था। रात को गांव में सोना भी काफ़ी गर्म लगता था। सिर्फ इलेक्ट्रिक फैन या हाथ वाला पंखा ही सहारा था। पर गांव की शांति, सुकून, नेचर के करीब होना शहर में मिलना नामुमकिन है। दूसरे दिन सूरज की गोल्डन रोशनी हल्के बादलों को पार करके वेस्ट साइड फैल गई। गांव में मुर्गों की आवाज़ गूंज रही थी। बीच बीच में वांकई के भौंकने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। गांव की रफ्तार बहुत आराम से, सुकून से चलती है। एक पल में अचानक बहुत खुशी महसूस हुई। कहते हैं ना, एक प्यार ऐसा होता है जब माँ सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती है। अभी सिर्फ 5 बज रहे थे। शेन परिवार की माँ बेटी अभी उठी भी नहीं थी। मैं माँ के पास गया। माँ, तुमने डोम आंटी को क्यों बुलाया? क्या प्लान है? जियांग फेंगिंग ने ठंडी नजरों से देखा, बिना हंसी की बोली, बेटा पालना तो पाप ही है। तुम्हारे लिए बहू ढूंढ रही हूँ। अब तुम्हें वो भी पसंद नहीं? मैंने मन में सोचा, मुझे पसंद नहीं ऐसा नहीं है, बात यह है कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती। पिछली जिंदगी में अगर ससुर का साथ ना होता तो शेन परिवार की लड़की से शादी होती ही नहीं। आखिर पैसा सब कुछ कराता है। पर फिर भी सोचने पर लगता है बड़ों की नज़र एकदम सही होती है। मुझे लगता है मैं एक अच्छा घरेलू इंसान हूँ। अगर शेन परिवार की वो लड़की नहीं पहचान पाई तो उसका नुकसान है, ठीक है? मेरा भी 10 साल बर्बाद हुआ। बराबर का नुकसान है दोनों तरफ। नीचे बैठकर आग जलाई, गर्मी की आग की रोशनी। माँ, क्या पहले जमाने में जमींदार की बेटियां कभी मजदूर या नौकर से प्यार करती थीं? मेरे मन में अचानक ये सवाल आ गया। जियांग फेंगिंग ने नफरत से मुझे देखा, फिर सब्जी पकाने में लग गई। मतलब था, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। माँ की नज़र में मैं अभी भी छोटा बच्चा था। माँ, तुम्हारे जमाने में घर जमाई बने इंसान को ससुराल में मार पड़ती थी क्या? खाना भी कुत्ते से बेहतर मिलता था क्या? मैंने माँ के गुस्से की फिक्र किए बिना अपना अटैक जारी रखा। जियांग फेंगिन का करछुल वाला हाथ एक पल रुका, फिर बिना बेटे की बात का जवाब दिए सब्जी पलटने लगी। मुझे कढ़ाई और करछुल की टक टक की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे रिदम तेज होती गई, आवाज भी बढ़ती गई। मुझे समझ आ गया, माँ ऊपर से कुछ नहीं बोल रही, पर अंदर से ये बातें दिल में लग गई हैं। नहीं तो इतनी तेज से सब्जी नहीं पकाती। अभी के पापा को नहीं पता होगा कि उन्होंने ही अपने बेटे को आग में धकेला था, पर फिर भी माहौल अलग ही है। बेटा तो माँ की जान होता है। कोई भी अपने बेटे के साथ ऐसा करे तो माँ जान देने को भी तैयार हो जाएगी। सोचते सोचते गुस्सा बढ़ता गया। एक किक मेरे हिप पर मार दी। बेटे को बैलेंस बिगड़ कर बैठना पड़ा। अरे माँ, क्या कर रही हो? मैंने मासूम एक्सप्रेशन के साथ कहा। जियांग फेंगिंग को अचानक कुछ गड़बड़ लगा। नॉर्मल बनो मेरे लिए। हाँ माँ, मैंने सिर झुकाकर प्यारी सी आवाज में कहा, जैसे पालतू जानवर। मैंने उसके बॉयफ्रेंड वाली बात भी कह दी। उसने तो कोई इनकार ही नहीं किया, और दोनों बचपन से साथ हैं, ये समझती हो ना? तो तुम क्या चाहते हो? जियांग फेंगिंग को लगा जैसे उसका बेटा हाथ से निकलता जा रहा है। आगे बढ़े या पीछे, फंसा हुआ फील हो रहा था। मैंने कहा, गुस्सा नहीं करना, उसके घर तुम्हारा बेटा भी तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि ये ख्याल छोड़ दो। मैंने सांस लेकर कहा, मतलब शेन परिवार की कंडीशन और शेन जियाई की अपनी कंडीशन देखकर बड़े बड़े घरों के लड़के, अमीर परिवार के बेटे जरूर लाइन लगाएंगे उसके लिए। माँ, सोसाइटी में लोग अलग अलग लेवल के होते हैं। हमारा घर अमीर नहीं है, पर खाने पीने और इज्जत की कोई कमी नहीं। मैं चाहता हूँ हम बैठकर बात करें, जबरदस्ती मत करो, ठीक है? जियांग फेंगिंग ने सब्जी निकालकर एक बड़े बर्तन में कर ढक दी, गर्म रखने के लिए। माँ, कुछ तो बोलो। माँ ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर पूछा, जाओ 2 टमाटर तोड़कर ला। मैंने बेबस होकर मुंह बनाया, सोचा शायद माँ ने सुन लिया हो मेरी बात। टमाटर माँ को देकर मैं आंगन में चला गया। पापा की हेल्प करने पिछली जिंदगी में इतनी फिक्र थी, अब मन एकदम हल्का लगा। लिन झिंगुओ ने हल्का सा सिर घुमाकर
दूर देखती नज़र वापस मेरी तरफ करते हुए कहा, क्वालिटी पसंद नहीं आई क्या बेटा? नहीं पापा, बात यह है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। फैमिली बैकग्राउंड, लुक्स, एजुकेशन, सब में मैं उससे कम हूँ। अगर शादी हो भी जाए तो दोनों फैमिली के सब लोग परेशान होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एक बचपन का बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ बचपन से ही है। अभी तक रिश्ता टूटा नहीं है। ये सुनकर मैं भी हाँ नहीं कहूंगा, कोई भी हो यही कहेगा, है ना पापा? लिन झिंगुओ ने सिगरेट का एक गहरा कस लिया, धुआं छोड़ते हुए बोला, बड़े हो गए हो बेटा, पापा भी बूढ़ा हो रहा है, तुम्हारी बात से सहमत हूँ। माँ से भी बात करना। हाँ पापा। लिन झिंगो को अभी अफसोस हो रहा था कि उसने अपने बेटे की तारीफ की थी। ये बच्चा बाप बेटा साथ में काम करते रहे। पिछली जिंदगी में मैंने इस वक्त की कद्र नहीं की थी। अब ये पल बहुत खास लगता है। ऊपर से आंगन में काम करते लिन परिवार के बाप बेटे को देखकर मुस्कुराई। ठंडी नजरों में कुछ अलग चमक थी। शेन की माँ पता नहीं कब उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। जियाई, इतनी खोई हुई क्यों हो? लड़का अच्छा है ना? माँ क्या बोल रही हो, मुझे भूख लगी है, खाना खा सकती हो क्या? सुबह से बनाकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। नाश्ते की टेबल पर टमाटर अंडे का सूप, बीफ बंस, तेल में फ्राई मूली, चावल की कांजी, उबले अंडे, सब रिचुअल वाला नाश्ता। शायद रीबर्थ की एनर्जी डिमांड की वजह से या सस्ता होने की वजह से मुझे लगा मैं अब खाने का बड़ा बर्तन बन रहा हूँ। टेबल साफ करके सब बातें करने लगे। घर में मेहमान आए हैं, मेहमान खुद विदा न लें तो मेजबान कुछ नहीं पूछता। मैं मन में सोचता रहा अभी तो कुछ खत्म नहीं हुआ। मैंने सोचा आज पापा के साथ बहाना बनाकर भाग जाऊं। लिन झेंगुओ समंदर जाने का सामान तैयार कर रहे थे। मैं तुम्हारे लिए ग्लव्स ढूंढ देता हूँ, फिर निकलते हैं। तुम्हारे घर का लोहा और गोभी सच में पानी की कमी से परेशान है। झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारी गोभी को एक नज़र भी देखने का मन नहीं करता। उलझन ही होती है। मेरे मन में क्या चल रहा है ये दूसरों को नहीं पता। शीन जिया तैयार होकर दोनों निकल गए। लिन झेंगुओ पहले ही निकल गए थे। मैं शेन जियाई को लेकर पापा के पीछे चलने लगा। मैं आगे चल रहा था। शेन जियाई एक स्टेप पीछे लड़के की पीठ देखते हुए चल रही थी। शायद समुद्र के पास के गांव में हवा थोड़ी तेज थी। शेन जियाई के कान थोड़े लाल हो गए। आगे चलते हुए मुझे पता नहीं चला। दोनों खामोशी में चलते रहे। मैं ज्यादा गर्मजोशी से भी नहीं था, ज्यादा ठंडा भी नहीं था। शेन जियाई ने खामोशी तोड़ी। लिन यू, तुम्हें जो यूनिवर्सिटी मिली है, क्या वो फिंगचेंग यूनिवर्सिटी है? कौन सा सब्जेक्ट? फिंगचेंग में 4 साल भी रह चुके हो, फिर भी मुकाबला किसी से नहीं किया। मैं खुद शेन जियाई के साथ ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता। साफ इनकार कर दिया। शेन जियाई को उम्मीद नहीं थी इतना सीधा इनकार मिलेगा, फिर भी कुछ नहीं बोली। लिन यू, वो खेत में क्या उगा है? मक्के की तरफ इशारा करके पूछा। वो मक्का है। सुबह जो कांजी खाई थी वो इससे ही बनती है। फिर दोनों चलते चलते मैं रास्ते में दिखने वाली खेती के बारे में बताता रहा। शहर में रहने वाली शेन जियाई को सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। 20 मिनट चलने के बाद आखिर दूर से समुंदर दिखने लगा। सामने समुंदर था, दूर तक गहरे रंग का पानी फैला हुआ। आज मौसम साफ था, हवा शांत। समुंदर के किनारे बहुत भीड़ थी। घूमने वाले कम थे। ज्यादातर लोग रोज की रोटी के लिए सीफूड पकड़ने आए थे। रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, बीच में पेड़ उगे हुए थे। घुमावदार रास्ता बना था जिससे सीधे समुंदर तक जा सकते थे, पर रास्ता असमान और मुश्किल था। मैं आगे चला। पहले उतरकर देखा कि शेन जियाई खुद उतर पाएगी या नहीं। अंदाजा गलत निकला। उसका बॉडी कंट्रोल और बैलेंस बहुत अच्छा था। वो चलती रही, मैं रुक रुक कर चेक करता रहा। ऐसे ही दोनों सेफली नीचे पहुंच गए। मैं आगे रास्ता दिखाते हुए शेन जियाई को पहले कुछ शेलफिश और सी स्नेल पकड़ने ले गया। फिर पापा को ढूंढने का प्लान था। मुड़कर बोला, दीदी चलो थोड़े स्नेल पकड़ें, दोपहर के खाने में एक डिश और बढ़ जाएगी। बोलते हुए मैं शेन जियाई को देख रहा था। पिछली जिंदगी की उससे मिलते हुए जवानी से भरी शेन जियाई कौन? मैं। दोनों की मेहनत से लगभग 20 छोटे बड़े शेलफिश इकट्ठे हो गए। शेन जियाई खुशी से उछल रहे थे। मैं सोच रहा था सी फूड तो सच में बहुत भरपूर है यहाँ। पिछली जिंदगी में 1 घंटे में इतने ही मिल जाए तो खुशी होती थी। शेन जियाई अभी भी मेहनत कर रही थी, जैसे जुनून में हो, ध्यान से ढूंढ रही थी। दो लटे बाल चेहरे के दोनों तरफ बिखरी हुई थी। माथे पर पसीने की 2 बूंदें अभी भारी नहीं हुई थीं। बालों के सिरे पर अटकी हुई थीं। मेहनत के साथ पसीने की वो परफेक्ट लाइन सच में पड़ोस की दीदी जैसा फील आ रहा था। शेन जियाई ने हाथ से अपनी कैप ठीक की, फिर इंडेक्स और मिडल फिंगर से गिरते बालों को संवारा। चमकती आंखों से मुझे देखा। शेन जियाई के चेहरे पर खुशी छा गई। मुड़कर उससे बोला, दीदी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ ही यूनिवर्सिटी में है क्या? शेन जियाई रुक गई, लंबी आंखों से मुझे देखा। थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ खामोश रहकर सिर हिला दिया ना। मैंने दूसरा सवाल किया, दीदी, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें चाहने वालों की तो लंबी लाइन लगती होगी। शेन जियाई का चेहरा हल्का लाल हो गया, पता नहीं सूरज की वजह से या किसी और बात से। आंखों के कोने से मुझे देखा, हल्के से मुस्कुराई। खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब था। दोनों आगे चलते रहे। मैंने शेन जियाई से कहा, दीदी, अब से तुम मेरी दीदी हो, वैसे भी तुम्हें एक छोटा भाई मिल जाएगा। मेरा सच्चा एक्सप्रेशन और दिल से कहे शब्द देखकर शेन जियाई का चेहरा थोड़ा ठंडा हुआ। थोड़ा सोचा, कुछ कदम चलकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सिर्फ पिछली जिंदगी से जुड़े लोगों और बातों से बचना है, बस इतना ही काफी है। समुंदर में जाने वाली जगह पर पहुंचकर शेन जियाई को सी फूड पकड़ने का तरीका समझाने लगा ताकि ज्यादा पकड़ सके। करीब आधे घंटे में पापा रिंग खींचकर ऊपर आए। मैं आगे जाकर रिंग में लगा बैग पकड़ा। शेन जियाई को मछली और झींगे की अलग अलग किस्में समझाने लगा। सी फूड फ्रेश रखने के लिए समुंदर के पानी से भरी बकेट में रखना पड़ता है।
रिंग असल में साइकिल के टायर का इनर ट्यूब होता है। ज़्यादातर ट्रक के बड़े टायर का इनर ट्यूब यूज़ होता है। हवा भरकर पानी में बहुत फ्लोट करता है। बीच के होल में रस्सी बांधकर नेट सी के किनारे टांग दिया जाता है। बहुत काम का होता है। सामान ले जाते वक्त एक रस्सी से ही खींच सकते हैं। शेन जियाई को सी फूड बहुत पसंद आ रहा था। मछली, झींगे, शेलफिश, ये टाइप मछली सुखाने के लिए सही होती है। अंदर का सामान निकालकर साफ करके नमक लगाकर तेज धूप में सुखाते हैं। सूखने के बाद तेल में फ्राई करके चावल की कांजी के साथ खाओ तो बहुत स्वाद आता है। मैंने उसका एक्सप्रेशन देखकर पूछा, खाना है क्या? माँ से बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। शेन जियाई खुश होकर सिर हिलाई। इस बार पापा फिर से समुद्र में गए, ऊंची लकड़ी पर चढ़कर। इस बार गहरे पानी में जाल लाने के लिए ऊंची लकड़ी के बिना नहीं हो सकता। शेन जियाई समुद्र में पापा की पोजीशन देखती रही, सब्र से इंतजार करती रही, अलग सी फूड की उम्मीद में। करीब 1 घंटे बाद पापा वापस आए। इस बार सी स्नेल, रेड क्रैब, छोटी क्रैब, ये शायद चीनी पुरानी सभ्यता का जीन है। मेहनत से मिला हुआ खाना संतोष देता है, कल के खाने की चिंता मिटाता है। बहुत पहले से पुरखों ने सेविंग करना सीख लिया था। आज की सुबह बहुत अच्छी रही। ढेर सारा सामान मिला। इस वक्त की शिनजियाई बहुत सुंदर लग रही थी। इस पल मैं बस एक देई की जवानी की खूबसूरती को निहार रहा था, बिना किसी और मतलब के। इस वक्त मुझे लगा जैसे मैं अपनी पुरानी मरने वाली किस्मत से आज़ाद हो गया हूँ। दोपहर हो गई, समुद्र के पास रहने वाले लोग घर लौटने लगे, सामान पैक करके। पापा अपनी 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल से सामान और गियर लेकर निकल गए। हम दोनों पैदल ही घर की तरफ चलने लगे। ज्वार आ रहा था, लहरें धीरे धीरे तेज होने लगी। रास्ते में बातें भी बढ़ने लगी। मुझे लगा हमारे रिश्ते में थोड़ी गर्माहट आ गई है। घर के नजदीक पहुंचकर सतर्कता थोड़ी कम हो गई। शिनजियाई, समुंदर, मैंने फैसला कर लिया है, एक सच्चा प्यार ढूंढूंगा। अगर न मिले तो समझौता नहीं करूंगा। कोई ऐसा इंसान ढूंढूंगा जो मेरी फिक्र करे, मेरी केयर करे, दोनों तरफ से बराबर प्यार हो। गर्मी की हवा गर्म और सुकून भरी थी। सारी टेंशन छोड़कर मन हल्का रखो तो दुनिया बड़ी लगती है। खुश रहना ही सबसे जरूरी है। दोपहर की धूप कुछ खास थी, खासकर उस साल डोंग विनहुआ गांव में यूथ कैंप में रहती थी। खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, रहने की जगह भी अच्छी नहीं थी। जियांग परिवार उस वक्त गांव के उन कम परिवारों में था जिन्हें पेट भर खाना मिलता था, क्योंकि जियांग परिवार में भाई ज्यादा थे। जियांग फेंगिंग सबसे छोटी बेटी थी, ऊपर 4। उस वक्त जिस घर में लड़के ज्यादा होते थे, उस फैमिली का रसूख भी बड़ा होता था। कोई परेशान नहीं करता था। जियांग फेंगिंग का स्वभाव थोड़ा तेज था, खुलकर बोलने वाली, अक्सर सॉफ्ट स्वभाव वाली डोंग वेनहुआ की मदद करती थी। जल्दी ही दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गईं। जियांग फेंगिंग अक्सर डोंग वेनहुआ के लिए वर्क पॉइंट्स कमाने में हेल्प करती थी। वापस आने से 1 साल पहले की सर्दी में दोनों पहाड़ पर लकड़ी काटने गई थीं। ज्यादा लकड़ी पाने के लिए जंगल में थोड़ा गहरे चली गईं। तभी दोनों को 4 चित्तीदार भेड़िए मिल गए। डोंग वेनहुआ डर के मारे सिर्फ रोने लगी। जियांग फेंगिंग का तेज मिजाज देखकर, डोंग वेनहुआ की ये हालत देखकर, उसने 2 मीटर लंबी लकड़ी की छड़ी उठाई और भेड़ियों के सामने डट गई। जियांग परिवार के भाई शिकार करना जानते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा था, इसलिए जियांग फेंगिंग घबराई नहीं। भेड़ियों के सामने डटी रही। पहले हमला नहीं करना, भागकर भेड़ियों से बचना नामुमकिन था। जियांग फेंगिंग ने डोंग वेनुआ को अपने पीछे छिपा लिया, आंखें फाड़कर भेड़िए के सामने डट गई। डोंग वेनुआ ने भी बाद में खुद को संभाला। जियांग फेंगिंग के तरीके अपनाकर एक लंबी छड़ी उठाई। जियांग फेंगिंग की पीठ को कवर करने लगी। भेड़िए बहुत चालाक थे। लीडर भेड़िए ने पेशेंस खोकर बाकी साथियों को बुलाने की कोशिश की। जियांग फेंगिंग के दूसरे और तीसरे भाई सर्दियों में अक्सर पहाड़ों में घूमते रहते थे। बंदूक लेकर धीरे धीरे पास आ गए। सही मौका देखकर तुरंत गोली चला दी। धाएं धाएं 2 आवाजें, 2 भेड़िए गिर गए, बाकी 2 भागकर निकल गए। उसके बाद से डोंग वेनहुआ जियांग फेंगिंग से और ज्यादा चिपकी रहने लगी। कोई और वजह नहीं, सिर्फ वो सेफ्टी का एहसास। डोंग वेनहुआ बोलते बोलते जैसे यादों में खो गई। अक्सर चिट्ठी लिखकर अपने हाल बताते रहते थे। शेन जियाई इस कहानी में खो गई, ध्यान से सुनती रही। बेटा, छोटे लिन को कैसा लगा तुम्हें? पसंद है क्या? डोंग वेनहुआ बेटी को छेड़ते हुए बोली। वो अच्छा है, दूसरों का ख्याल रखता है, केयरिंग भी है, शेन जियाई ने जवाब दिया। डोंग वेनहुआ खुश होकर अपनी बेटी को देखती रही। अपनी बेटी है, लोग पहचानने में भी एक्सपर्ट निकली। वॉन्ग यू और शियाओ यू, तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? डोंग वेनहुआ ने फिर पूछा अपनी बेटी से। शेन जियाई खामोश रही। पर तुम्हारे पसंद का कोई फायदा नहीं। अगर तुमने ऐसी प्रॉमिस कर ली है तो अफसोस की बात है। मुझे तो शियाओ यू पसंद है। डोंग वेनुआ अपनी बेटी को और छेड़ती रही। शेन जियाई फिर खामोश रही, सिर्फ अपनी चमकती आंखें खोलकर मां की तरफ देखती रही, हंसी के इंतजार में। डोंग वेनहुआ अपनी बेटी का उम्मीद भरा एक्सप्रेशन देखकर फैसला कर लिया कि नहीं, उससे सहमत होना ही होगा। उसने सोचा होगा कि दोनों फैमिली की कंडीशन में फर्क है, या शायद उसे लगता है तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, फैमिली लुक्स सब में शियाओ यू भी अच्छा दिखता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, पर फिर भी तुमसे कम है। उसकी जगह होकर सोचूं तो मैं भी शियाओ यू के फैसले से सहमत हूं। उसे डर है कि सब लोग परेशान होंगे, क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों का मामला नहीं होती, शादी 2 फैमिलीज का मामला होती है। वो अपनी उम्र के लड़कों में सबसे अच्छा दोस्त है जो मैंने देखा है। बोलते हुए अपनी बेटी शेन जियाई को देखा, दोनों हाथों की अंगुलियां जोड़कर थम्स ऊपर करके। डोंग वेनहुआ ने बीच में नहीं रोका,
अपनी बेटी की इंडिपेंडेंट सोचने की क्षमता डेवलप होने दी। करीब 10 मिनट बाद शेन जियाइन ने सोचकर जवाब दिया। डोंग वेनहुआ बोली, अगर तुम वांग यू को चुनती हो तो मैं शादी क्या होती है, मैं तुम्हें एक बार उससे क्यों मिलवाया, क्योंकि मुझे यकीन है जियांग दीदी के सिखाए बच्चे में कोई कमी नहीं हो सकती, नेचर और कैरेक्टर दोनों ही अच्छे होंगे। डोंग वेनहुआ थोड़ी देर रुकी, इस बार देखकर और भी इम्प्रेस हुई। सच में, अगर तुम राजी हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी जियांग दीदी के साथ बात करके तुम दोनों को मिलाने की। अभी ही शादी फिक्स करवा दूंगी। केयरिंग है, अरेंजमेंट अच्छे से करता है, ख्याल रखता है, बाहर से सॉफ्ट, भीतर से डिसिप्लिन वाला, अच्छा दामाद बनने के लिए परफेक्ट चॉइस है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहती हो? शेन जियाई के चेहरे पर दुख का भाव आ गया। नजरें दूसरी तरफ कर ली। डोंग वेनहुआ को लगा बेटी अभी भी वांग यू को भूल नहीं पाई। माँ होने के नाते समझ गई, बचपन के प्यार का सपना है। फिर बात नहीं बढ़ाई, गाड़ी स्टार्ट कर वापस चल दी। शेन जियाई पूरे रास्ते खामोश रही। माँ बेटी के बीच कोई बात नहीं हुई। घर पहुंचकर पापा को बुलाया सामान उठाने में हेल्प के लिए। पापा ने बिना इंतजार किए पहले पूछा, चावल की कांजी और सूखी मछली है क्या? जब पता चला बहुत सारा लाया है तो खुश होकर बार बार बोलते रहे, अच्छा अच्छा अच्छा। डोंग वेनहुआ ने पति को खुश देखकर खुद भी खुश होकर 2 दिनों की बातें बताने लगी। डोंग वेनहुआ पति के साथ किचन में डिनर बनाने चली गई। शेन जियाई अपने रूम में गई, नहाकर कपड़े बदले, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बाल सुखाते हुए शीशे में अपना चेहरा देखती रही। मन में माँ की बात सोचती रही। शेन जियाई के चेहरे का एक्सप्रेशन माथे पर सिकुड़न से शुरू होकर फिर साफ और कॉन्फिडेंट हो गए। पापा डोंग वेनहुआ की हेल्प करते हुए साथ में पूछते रहे, वो लड़का कैसा है? डोंग वेनहुआ थोड़ी अफसोस के साथ बोली, वो सच में अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट दामाद मटेरियल है। बस लगता है उसने जियाई को पसंद नहीं किया, या शायद ये नहीं कि पसंद नहीं किया, बस उसका कोई इरादा ही नहीं था ऊंचे रिश्ते जोड़ने का। उसने जियांग दीदी से कहलवाया कि मेरी प्रॉस वापस ले लो। जियांग दीदी ने भी छोटे लिन की ही बात मान ली। शेन पापा बोले, फिर डोंग वेनहुआ ने मेरी एक्टिंग और बिहेवियर की तारीफ की। शेन पापा बोले, सच में इतना अच्छा है, मौका मिला तो मिलूंगा उससे। डोंग वेनहुआ ने पति से कहा, मिलकर भी कोई फायदा नहीं, मुझे एक फीलिंग है, वो लड़का जैसे ही उसे देखेगा पसंद कर लेगा। मैं तो उसे दामाद बनाना चाहती हूँ, बेटा न भी हो तो भी। गर्मी की वजह से जो गलतफहमी हुई होगी, डोंग वेनहुआ बोलती रही। नहीं मानोगे तो छोड़ो, उसने मुझे जिस तरह देखा था मुझे एहसास हो गया था। लिन यू ने तो मुझे गोद ली हुई माँ बनाने को कहा था। अगर मैं और जियांग दीदी राजी ना होती तो आज एक बेटा भी मिल जाता। अरे अब तुमसे क्या बात करूं? जितना सोचती हूँ उतना लगता है ये लड़का जानबूझकर हमसे दूरी बना रहा है। तभी तो उसे कितना अजीब लग रहा था। अब समझ आया, ये लड़का हमारे परिवार से रिश्ता ही नहीं बढ़ाना चाहता। ये तो पीछे हटकर आगे बढ़ने वाली चाल थी। बहुत स्मार्ट तरीका था। उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्से में हाथ में पकड़ी मछली चॉपिंग बोर्ड पर पटक दी। तुम खाना बनाओ, मैं अपना गुस्सा शांत करती हूँ। पापा सोचने लगे, इस लड़के से मेरा क्या लेना देना। डोंग वेनहुआ का सीना भारी हो गया, क्योंकि उनकी फैमिली से दूरी बनाने पर गुस्सा आ रहा था। डोंग वेनहुआ ने मन में सोचा, ये कमीना, मेरी गोभी इतनी। खाने के बाद दिन की मेहनत वाला काम शुरू हुआ। गाना गाते हुए, सिर्फ गाना पसंद है, चाहे दुनिया समझे या ना समझे क्या गा रहा है, खुद खुश रहना ही काफी है। फिर से एक खूबसूरत दिन शुरू हुआ। शेन परिवार की माँ बेटी के जाने के बाद शियाओ यू को सच में बहुत सुकून मिला। शियाओ यू ने बालकनी का दरवाजा खोला, आंखें बंद करके लालच से हवा में सांस ली। इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा था कि हवा भी मीठी मीठी लग रही थी। शियाओ यू ने आसमान में जोर से चिल्लाया, हवा की तरह आजाद। तभी जियांग फेंगिंग ने ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकाला। ठंडी नजरों से शियाओ यू को देखते हुए बोली, नीचे आ जाओ। शियाओ यू मासूम सा होकर बोला, ठीक है माँ। नाश्ते के बाद शियाओ यू पापा की मछली के जाल ठीक करने में हेल्प करने लगा। आज सुबह 10 बजे हाई टाइड था, इसलिए लिम झेंगो इतनी जल्दी समुद्र नहीं गए। पापा हर दिन 300 से 500 किलो तक पकड़ लेते थे। बेचने के बाद 20,000 से ज्यादा कमा लेते थे। जेलीफिश और सैंड जेलीफिश में फर्क होता है। सैंड जेलीफिश सस्ती होती है, जेलीफिश महंगी। सैंड जेलीफिश बड़ी और हैवी होती है, जेलीफिश छोटी और लाइट होती है। समुद्र से लाने के बाद बाल और स्किन की लेयर हटाकर अलग करते हैं, साफ पानी से धोते हैं, बिना पानी मिलाए नमक से दबाकर जेलीफिश का पानी निकालते हैं। कुछ लोग तो समुद्र के किनारे ही तुरंत बेच देते हैं। शियाओ ये सोचता रहा, खुद का कुछ अलग प्लान कैसे बनाए। लिनफू ने जाल ठीक करके सामान पैक किया, 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल में रखकर घर लौटे। थोड़ा रेस्ट किया, टाइम देखते हुए निकलने का इंतजार करते रहे। शियाओ यू तैयार होकर पापा के साथ समुद्र के लिए निकल गया। 3 पहियों वाली गाड़ी का झटका। इतवार की रात वांग अंकल को फर्स्ट प्राइज मिला। 10 जुलाई की धूप वाली सुबह लिन यू सुबह जल्दी उठकर नाश्ते के बाद प्लान बनाने लगा। लिन यू का प्लान था, सिर्फ एक टिकट लेगा, वांग अंकल के पुराने जीते हुए नंबर से 6 रेड नंबर वही रखेगा, बाकी 15 ब्लू नंबर हर एक से 200-200 टिकट लेगा। 4 रेड नंबर मैच हुए तो फायदा, 3 रेड और 1 ब्लू मैच हुआ तो हल्का नुकसान। लिन यू प्रोबेबिलिटी पर भी दांव लगा रहा था, चाहे कुछ भी बदले उसे लगा ब्लू नंबर बदलने के चांस सबसे ज्यादा हैं। वांग अंकल ने वही नंबर क्यों सिर्फ एक बार खरीदा था। जियांग सर से छुट्टी लेकर 9 बजे निकल गया, अपनी प्यारी मोटरसाइकिल पर। रास्ते में जाम भी नहीं था, सीधे टाउन के लॉटरी सेंटर पहुंच गया। सुबह खुलता था। एक और टिकट खरीदी, उम्मीद थी कतार में जल्दी मिल जाए। लिन यू ने सासू माँ का दिया हुआ रेड पैकेट निकाला,
₹6000 निकाले, पॉकेट से 2 1 रुपए के सिक्के निकालकर टिकट प्रिंट कराई। लिन यू ने चेक किया, सब सही था। पैसे निकालकर वॉलेट में सावधानी से रखे, वॉलेट बैग में रखा। लॉटरी सेंटर का मालिक हैरान होकर देखता रहा। इस तरह टिकट खरीदने वाला पहली बार देखा। लिन यू को नहीं पता था मालिक क्या सोच रहा है। लिन यू अपनी प्यारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर छोटे बाजार पहुंचा। बीफ खरीदने का सोचा। हाल ही में बहुत जल्दी भूख लगने लगी थी, पर वजन भी नहीं बढ़ रहा था। सोचा थोड़ी न्यूट्रिशन बढ़ानी चाहिए। पुरानी जिंदगी का एक फेमस गाना याद आया। सपना था तलवार लेकर दुनिया घूमने का, दुनिया की चमक धमक देखने का, जवानी का जोश। मोटरसाइकिल से घर लौटकर दूसरा बेटा क्यों ही चाहिए? छोटे भाई बहन सब अच्छे लगते हैं मुझे। जियांग फेंगिंग गुस्से में बोली। उस वक्त एक्स्ट्रा बच्चे पर जुर्माना लगता था। उस जमाने में किस फैमिली के पास इतने पैसे थे? फिर भी एक बच्चा पालना ही मुश्किल होता था, एक और कैसे मैनेज करते? लिन यू ने सोचा, बात तो सही है। माँ, मैं तो जल्दी कॉलेज जा रहा हूँ, साल में आधा बार ही घर आऊंगा। तुम और पापा बोर नहीं होंगे क्या? जियांग फेंगिंग को अभी समझ नहीं आया लिन यू क्या प्लान कर रहा है, बस एक नज़र से देखा। लिन यू सीरियसली बोला, माँ मुझे लगता है तुम और पापा को दूसरा बच्चा प्लान करना चाहिए। जियांग फेंगिंग ने घूरकर लिन यू को देखा। बकवास मत करो, टांग तोड़ दूंगी। सुना? लिन यू ने नेगेटिव एक्सप्रेशन बनाया। माँ तुम ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बना रही हो? माँ मैं सीरियस हूँ। लिन यू ने कहा, मेरी पढ़ाई अच्छी है, सब्जेक्ट भी ठीक है, खुद को संभाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जॉब और शादी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है तुम और पापा गांव में रहना चाहें या शहर में साथ रहना चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। जियांग फेंगिंग कंफ्यूज होकर बेटे का सीरियस एक्सप्रेशन देखती रही। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो लिन यू को पता चल जाएगा क्यों ऐसा बोल रहा है। जियांग फेंगिंग को कुछ समझ नहीं आया, बेटे से बोली, भाग जाओ। लिन यू ऐसा एक्सप्रेशन बनाकर बोला जैसे उसे पहले से ही पता था। ठीक है माँ। लिन यू आंगन में जाकर सिगरेट निकालकर सोचता रहा, सच में दूसरा बच्चा होना चाहिए। पता नहीं कब किस्मत बदल जाए, दूसरा बच्चा होता तो अच्छा होता, कभी कभी पीट भी सकता उसे। सिगरेट पीते हुए बाल पीछे किए, देखा बाल थोड़े लंबे हो गए हैं। घर जाकर पैसे लेकर मीडिया सेंटर की तरफ चल पड़ा। इस वक्त समुंदर में हाई टाइड था। कोई समुंदर गया था, कोई खाना बना रहा था। यूजी मेई के सलून में कोई नहीं था। लंबाई एकदम कमर तक, नैरो साइड वाइट ट्रायंगल इनरवियर के ऊपर हल्की पारदर्शी वाइट जैकेट, क्रीम कलर की मोटी हील वाली सैंडल, जेट जैसा चेहरा, चलने का तरीका भी मैग्नेटिक। ऐसा कैरेक्टर देखकर समझ आता है कि लॉन्ग वॉन्ग गांव के सारे मर्द उसके दीवाने हैं, चाहे कोई भी उम्र हो। शियाओ यू को नहीं आना चाहिए था। यहाँ इतनी जवान बॉडी देखकर मन डगमगा गया। फिर मन फैसला किया, कोई भी डेविल मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। साफ पानी जैसा शांत रहना है, बिना हलचल के, बिना डर के, अकेले बैठे जोर से हंस सकता हूँ, साफ चांद के नीचे। शियाओ यू को पता था पहले बोलना जरूरी है, इसलिए अंदर जाते ही बोला, आंटी बिजी हो, मैं हेयर कट कराने आया हूँ। यूजी मेई ने मुड़कर शियाओ यू को देखा। मन में सोचा, अच्छी बॉडी है, मस्कुलर है, इतना यंग और फ्रेश लड़का, क्रू कट चाहिए मुझे। यूजी मेई ने सिर हिलाकर हाँ कहा, फिर एप्रन पहनाया, छोटी स्प्रे बॉटल से कुछ बार पानी छिड़का, बाल कंघी से सेट किए। उस वक्त गांव के सैलून में पहले शैम्पू करने का सिस्टम नहीं था। लेटकर किसी लड़की या लड़के से बाल धुलवाने का तो सवाल ही नहीं था। शियाओ यू ने अभी अपनी कन्विंसिंग स्किल्स यूज करना शुरू किया। पूरे गांव के फायदे के लिए यूजी मेई को समझाने लगा कि कैसे शुगर वाटर वाला शैम्पू बेसिंग यूज करें, ताकि गर्मी या सर्दी में कस्टमर हमेशा आना पसंद करें, बिना झंझट के। इसके साथ शैम्पू जोड़ें, पानी गर्म करना पड़ेगा, शैम्पू और हेयर कट दोनों साथ हो जाएंगे, प्राइस भी थोड़ी बढ़ा सकती हो। शियाओ यू की आंटी इतना सुनकर उत्साहित हो गई, आंखों में चमक आ गई। शियाओ यू को लगा मौका है। फिर सोचा, आंटी की बॉडी और स्टाइल के साथ आसपास के गांव के मर्द औरत बूढ़े जवान सब आएंगे, सोचकर ही एक्साइटिंग लगता है ना। शायद बाद में शागिर्द भी रखना पड़े, इतना काम बढ़ जाएगा। फिर तुम नेल आर्ट भी सीख लो, आसपास के गांव की लड़कियां औरतें भी आ जाएंगी, फिर शागिर्द रखनी पड़ेगी, इतना काम तुम खुद नहीं संभाल पाओगी। यूजी मेई की आंखें चमक उठी। लिन यू को देखते हुए बोली, छोटे यू, नेल आर्ट क्या होता है? बिजनेस का मौका देखकर आवाज में भी एक्साइटमेंट आ गई। शियाओ यू ने आंटी का सुनर लंबा हाथ पकड़कर फिर से अपना कन्विंसिंग टैलेंट यूज किया। पेशेंस से नेल आर्ट की खूबसूरती समझाने लगा, साथ ही आंटी के छोटे हाथ को हल्के से दबाया। फिर नेल आर्ट के मार्केटिंग आइडिया समझाने लगा। यूजी महीने अदा से 100 रुपए से ज्यादा पर एक बार फ्री में दूंगी। हेयर ड्रेसर का हाथ छोड़कर फिर से हेयर कट करना शुरू किया। बात करते करते कटिंग पूरी हुई। यूजी मेई ने ब्लो ड्रायर से बाल सुखाए। हेयर कट पूरा होने के बाद यूजी मेई ने लिन यू से कहा, छोटे गधे, इसलिए तो कहते हैं पढ़े लिखे लोगों का दिमाग तेज होता है। अगर तुम्हारा आइडिया सफल हुआ तो आगे तुम्हारी पूरी फैमिली का हेयर कट फ्री। हाँ हाँ। लिन यू मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए हाँ बोला। पैसे निकालकर पे करने लगा। यूजी मेई ने मानने से इनकार किया। थोड़ी अदा के साथ लिन यू को बाहर तक छोड़ा। लिन यू रास्ते में मुस्कुराते हुए घर लौट गया, बहुत खुशी में। रीबर्थ के बाद ज्ञान का इस्तेमाल इस तरह भी हो सकता है, ये नया एहसास था। एक दिन सुबह उठकर देखा, जिंदगी में हर जगह खूबसूरती है, क्योंकि लिन यू अभी भी ऑफिस वाला बंदा नहीं है। क्योंकि लिन यू ने फैसला किया है कि वो खुश मन ने माँ के एहसान का शुक्रिया अदा करते हुए माँ से प्यार जताकर बोला, माँ माँ,
जियांग सर ने पैर उठाकर एक किकलिन यू के पीछे मारी, घिन से बोली, सीधे बोल सुना। मैं चिढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोला, ठीक है माँ। पापा बगल में खुश होकर हंस रहे थे, टिपिकल चाइनीज पापा। मैं फिर भी चिढ़ाते हुए बोला, माँ, कल जो बात कही थी सोची क्या? जियांग फेंगिंग ने आंखें बड़ी करके कहा, भाग जाओ पापा के साथ समुंदर जाओ, पूरे दिन कुछ नहीं करते, खाना ही याद रहता है। मैं उदास होकर बोला, पर मन में सोचा, मैं जो कह रहा हूँ वो भी जरूरी काम है, इससे ज्यादा सीरियस बात कुछ नहीं हो सकती। अगर मैं मीडिया में चला जाऊं तो दूसरा भाई बहन तुम्हारे साथ रहेगा। सोचकर सांस ली, फिर लॉटरी के बारे में सोचा, जीतेगा या नहीं, हार गया तो भी जान नहीं जाएगी, तो शुरुआती पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। अगर नहीं जीता तो पहला पैसा मेहनत से कमाना होगा, मैं जीतने पर मेहनत करनी पड़ेगी। चलो पापा की हेल्प करने जाता हूँ, घर के लिए कुछ कमाऊँ, यही गर्व की बात है, यही इज्जत की बात है। पूरा दिन ऐसे ही मेहनत में बीत गया, अच्छी कमाई हुई। छोटे बाजार में सामान बिक गया, टोटल 150 रुपये मिले। पापा के लिए एक बोतल टॉनिक खरीदी, घर लौटा, माँ चूल्हे के पास काम कर रही थी। घर में खाने की खुशबू भरी थी। दिन भर की मेहनत के बाद घर आकर मन और शरीर दोनों को सुकून रहा। टीवी पर शियाओबिंग झांग शो चल रहा था। मैं ध्यान से देखता रहा। 9 बजे तक टीवी चाइना एजुकेशन चैनल पर बदला, बिस्किट का पैकेट निकाला, सिगरेट जलाई, खामोशी से इंतजार करता रहा। अगर कहूं कि टेंशन नहीं थी तो ये झूठ होगा। किसने सोचा होगा कोई पुरानी जिंदगी में वापस जा सकता है और पहले से पता नंबर पर टिकट खरीद सकता है। एक्साइटमेंट तो होनी ही थी। किसने सोचा होगा कोई वापस जा सकता है। फिर भी ये गारंटी कैसे हो कि लॉटरी नंबर नहीं बदलेंगे। टेंशन तो जरूर थी। मैं एक्साइटेड भी था और टेंशन में भी, बेचैन सा। ड्रॉ शुरू हुआ। पहला रेड नंबर मैच, दूसरा रेड नंबर मैच, तीसरा रेड नंबर भी मैच। मैं ऊपर से शांत था पर दिल अंदर से धक धक कर रहा था। चौथा रेड नंबर भी मैच हुआ, पांचवा रेड नंबर मैच नहीं हुआ। मुझे एक पल के लिए बहुत बुरा लगा। ड्रॉ चलता रहा। छठा रेड नंबर निकलने के बाद मैं अचानक कुर्सी से उछल पड़ा, धीमी आवाज में चिल्लाया, यस। मुझे अंदर से पता था अब बस ये देखना है कि एक थर्ड प्राइज मिलेगा या 200 टिकट का थर्ड प्राइज मिलेगा। ड्रॉ जारी रहा। ब्लू नंबर की बारी आई। ब्लू नंबर सच में बदल गया। सिलसिला 07 से 11 हो गया। हे भगवान, मैं धीमी आवाज में चिल्लाया। मैं बस शांत होकर सिगरेट पीना चाहता था, दिल शांत होने तक। दिल शांत होने के बाद मैंने पेन उठाकर कागज पर तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे प्राइज का हिसाब लगाया। कितना मिलेगा, कितने पैसे, हिसाब लगाने के बाद बार बार सरप्राइज होता रहा। लगभग 90 लाख। मैं खुश होकर सोच रहा था जैसे भगवान ने मुझ पर मेहरबानी की हो। पिछली जिंदगी की सैलरी भगवान ने फिर से दे दी, जैसे थोड़ा सा रास्ता खोल दिया। हा हा। एक्साइटमेंट में पूरी रात सो नहीं पाया। पहली पूंजी जब हाथ लग गई तो असली शुरुआत भी दूर नहीं। मैंने एक बीज लगाया था, आखिर फल मिल गया। आज बहुत बड़ा दिन है। मैं गाते नाचते रहा, आखिर में थकान से सो गया। दूसरे दिन उठा तो लगा हवा में भी। फर्स्ट प्राइज तो नहीं मिला, पर इतना पैसा बहुत समय के लिए काफी था। पहली पूंजी कहलाने लायक तो था ही। नाश्ते के बाद जियांग सर से छुट्टी ली। बहाना बनाया दोस्त के साथ फिंचिंग जाना है, माहौल देखने। 3-5 दिन रहूंगा। माँ की सलाह सुनकर आईडी कार्ड, छोटा बैग और कैप लेकर निकल गया फिंचिंग के लिए। फिंचिंग जाने का रूट था। पहले टाउन जाकर बस पकड़ी, बिंचिंग पहुंचा। बिंचिंग से फिंचिंग ट्रेन या एक्सप्रेस बस से करीब 5 घंटे में दोपहर 1 बजे काउंटर तक पहुंच गया। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर साइन करके कंफर्म किया। बताया गया कोई टैक्स नहीं देनी, चेक मिल गई। आईडी के साथ फोटो लेकर निकल गया। बैंक की दी हुई विंडो पर पैसे अपने अकाउंट में जमा कर दिए। जाना पहचा स्वाद, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। नूडल्स शॉप से निकलकर फिंचिंग यूनिवर्सिटी जाने वाली बस में बैठा। खिड़की वाली सीट चुनी, सिर उठाकर बाहर देखा। पिछली जिंदगी का जाना पहचाना दूसरा घर वही था, बिल्कुल वैसा ही। शुरुआत में होश में आने के बाद हमेशा थोड़ा डर रहता था, क्या मैं कुछ अलग हूँ। धीरे धीरे अब सेफ और एक्साइटेड फील होने लगा। यूनिवर्सिटी के पास एक घर खरीदना चाहता था। बेस्ट होगा, वेस्ट गेट वाला, वो शेंगशी अमेजिंग सोसाइटी। उस वक्त नया लॉन्च हुआ था। पिछली जिंदगी में जब नया एडमिशन हुआ था, सामान खरीदने गया था, तो सेल्स ऑफिस के सामने बड़ा बैनर लगा था, स्टेज भी बना था। याद है सिर्फ इतना कि एमसी लड़की बहुत सुंदर थी। थोड़ी देर देखता रहा था, इसलिए याद रह गया। वेस्ट गेट पर पहुंचा, पहले डिस्प्ले इमेज देखी, फिर सेल्स गर्ल को देखा। उसने कॉफ़ी लाकर दी, कॉफ़ी पीते हुए उससे बात की। उसका नाम यू हुई था। यू हुई ने प्रोफेशनल स्माइल दी। मुझे देखकर लगा शायद आज डील नहीं होगी। मन में सोचा, जल्दी पूछो, जल्दी बताओ, मुझे बेकार में टाइम मत खराब करो, मुझे अपना खर्चा निकालना है। कॉफ़ी खत्म करके यू हुई की पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म देखकर भरोसा बढ़ा। मैंने घर देखने की रिक्वेस्ट की। यू हुई बहुत सहयोग से तैयार हो गई। पूछा कौन से घर देखना है। चाबी तैयार करते हुए मैंने डायरेक्ट प्लान देखकर बोला, यही दोनों दिखा दो। एक 88 स्क्वायर फीट का, एक 140 स्क्वायर फीट का। कंपनी में 1500 रुपये की सैलरी मिले तो अच्छी जॉब है। आखिर में मैंने 140 स्क्वायर फीट वाला घर चुना। अच्छी फिनिशिंग, अप्लायंस शामिल नहीं थे। लॉन्चिंग के समय 20,000 एडवांस देने पर 50,000 की छूट मिल रही थी। मुझे ऊपर का माला शांत लगता है, इसलिए टॉप फ्लोर यानी 11वां फ्लोर चुना। साथ में 50 स्क्वायर मीटर का अटारी भी फ्री में मिल रहा था। कुल कीमत थी 29,50,000। मैंने और यू हुई ने थोड़ी बार्गेनिंग की। यू हुई ने अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके हर स्क्वायर फीट पर 100 रुपये कम करवाए, यानी कुल 1,000 और कम हुए। फाइनल प्राइस 38 लाख फ्लैट।
मैंने फुल पेमेंट कर दिया, इतनी कैपेसिटी तो थी ही। सेल्स गर्ल हैरान रह गई। मैंने कार्ड स्वाइप करके चाबी ली। पानी, बिजली और सोसाइटी मेंटेनेंस फीस भरने के बाद सेल्स गर्ल की हैरानी भरी नज़रों के बीच ऑफिस से निकल गया। मुझे अपना पहली बार खुद का घर मिल गया, दोनों जिंदगियों का पहला घर, और वो भी फुल पेमेंट के साथ। मैंने इसलिए, अगर आप लोगों ने कभी कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में किसी साफ सुथरे रूममेट के साथ रहना अनुभव किया हो तो आप समझ जाएंगे कई लोगों के साथ साफ सफाई रखना मुश्किल होता है। जो समझते हैं वो समझते हैं। पिछली जिंदगी में पूर्व ससुर के दिए हुए शादी वाले घर में रहता था, लग्जरी और एकदम क्लीन। अब असली उम्र दोनों जिंदगियां जोड़कर लगभग 54 साल हो गई है। इस उम्र में शांति ज्यादा पसंद है। दूसरी बात, खुद का घर ज्यादा आज़ादी देता है, अपने काम धंधे में डिस्टर्बेंस नहीं होता। तीसरी बात, इस वक्त प्रॉपर्टी के दाम कम है, ज्यादा घर लेने पर अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मॉर्गेज भी कर सकते हैं। इन 3 बातों के अलावा एक गहरी सोच भी थी। मन में खुद से कहा, अगर मैं धोखा दे रहा हूं खुद को तो भी ठीक है। अचानक थकान महसूस हुई। सोचा हॉटपॉट खाने चलूं। पैर दबाने का मन था पर हिलने का मन नहीं था, थक गया था। मर्द की थकान भी अलग होती है। बेड पर लेटकर लगभग तुरंत सो गया। पूरी रात बिना सपने के सोया। इनका साउंड प्रूफिंग कमजोर था, फिर भी इतना थका था कि लेटते ही सो गया। मॉल खुलने के बाद से ही अंदर घूमता रहा, सामान चुनकर, पैसे देकर, डिलीवरी अरेंज करते करते दोपहर हो गई। सब जरूरी सामान खरीद लिया, कुल 1 लाख खर्च हुए। आज रात इनमें नहीं जाऊंगा। नए घर में कुछ कमी हो तो भी शांत और सुकून भरा है। दोपहर में सोचा यूनिवर्सिटी जाकर देखाऊं, फिर मन बदला। अभी 1 महीना बाकी है एडमिशन में, बाद में देख लूंगा, क्योंकि उम्मीद है उस वक्त तक पिछली जिंदगी की पुरानी क्रश से मिलना हो जाएगा। दिल में कई चेहरे और बातें घूमने लगी। अंडरवेयर 15 दिन सीधे तो 15 दिन उल्टा पहनने वाला साधारण लड़का, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाला वांग है, बाहर से दिखने में बड़ा और जनरस, अंदर से दिलचस्प सोच रखता है। आखिर में जो बचा वो था सबसे ज्यादा याद आने वाला दोस्त, लाओलियू। पिछली जिंदगी में दोनों की दोस्ती सबसे करीबी थी। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। फिर सोचा, रीबर्थ वाले लोग जो गलती करते हैं वही गलती मैं भी करने वाला था। दिखावा करना, लोगों को इम्प्रेस करना, खुद को धिक्कारा। फिर रूम की पूरी सफाई शुरू की, हर कोना साफ किया। गर्मी का मौसम था, पसीने से तरबतर हो गया, पूरी तरह पसीने में डूब गया। भूख इतनी बढ़ गई कि सहन नहीं हुआ। कपड़े बदलकर रेस्टोरेंट गया खाने के लिए। खाना खाने के बाद टाइम चेक किया, रात लंबी थी, नींद आने का मन नहीं था। सोचा गर्म पानी में नहाना ठीक रहेगा। फैसला कर लिया, बाथरूम में गया, कहते हैं ना। पर सुबह सुबह बेंचिंग के लिए निकल गया। फिर बेंचिंग से टाउन पहुंचकर बाइक टैक्सी से घर आया। मैं हॉल के दरवाजे पर पहुंचा ही था, माँ मैं आ गया। जियांग सर बाहर आई, बेटे का खुश चेहरा देखकर हल्के से मुस्कुराई। बेटा यूनिवर्सिटी देख आया? बड़ी है, एनवायरनमेंट अच्छा है। मुझे समझ आया माँ को मेरी भविष्य की यूनिवर्सिटी की चिंता है। दिल में गर्माहट महसूस हुई। प्यार से माँ को देखकर बोला, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, लगभग 4000 एकड़ में फैली है, अंदर बहुत साफ और सुंदर है। जियांग फेंग बेटे की बात सुनकर शांत हो गई। बोली, बेटा दोपहर का खाना नहीं खाया होगा, माँ बनाती है तुम्हारे लिए कुछ। मैं खुश होकर मुड़कर बोला, ठीक है। फिर अपने रूम में जाकर बनियान और शॉर्ट्स पहने, जूते उतारे, जल्दी से खाना खाकर निकल गया। मैंने मोटू को कॉस्मेटिक शॉप के बाहर खड़ा करवाया। वो अंदर जाकर अपनी माँ के लिए कुछ मेकअप का सामान खरीदने गया, और अपने लिए सनस्क्रीन भी। मुझे चिंता थी कि अगर ज्यादा मोटा रहा तो यूनिवर्सिटी में लड़कियां पसंद नहीं करेंगी। फिर दोनों बारबेक्यू स्टॉल पर पहुंचे, बड़े प्लान बनाने लगे। बातें करते करते मैंने मोटू कंप्यूटर साइंस के फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में समझाया। सलाह दी कि प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनो, आगे चलकर बहुत पैसे कमाओगे, साथ ही लड़कियों को इम्प्रेस करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। मोटू को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसकी आंखों में शक देखकर मैंने बेहोश होकर सोचा, ठीक है, अभी सिर्फ आइडिया देता हूँ, बाकी आगे देखे। थोड़ी देर बाद दोनों घर लौट गए। मैंने खरीदा हुआ कॉस्मेटिक सामान प्यारी माँ को दिया। माँ खुश होकर ले लिया। बोली, ज्यादा पैसे बर्बाद मत करना। मैंने मन में सोचा, ये तो हर औरत का स्टैंडर्ड डायलॉग है। दिन ऐसे ही रिपीट होते रहे। हर दिन पापा माँ के चेहरे पर मुस्कान देखकर मन ने खुद से वादा करता, जल्दी मेहनत करके पहली पूंजी इकट्ठी करूंगा, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद पापा माँ के साथ ज्यादा वक्त बिता सकूंगा। नानी से मिलने के बाद मामाओं के घर भी गया। कभी भी रिश्तेदारों से मिलते रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी से भी कम रिश्ता रह जाता है। नानी के घर एक रात रुका। दूसरे दिन सुबह माँ को लेकर घर वापस आया। फिर से फिशरमैन वाली रूटीन शुरू हो गई। इन दिनों समुद्र में जाने का काम शुरू हो गया था। पापा के साथ टाइमिंग मैच करनी पड़ती। आधी रात 12 बजे समुद्र जाना आम बात थी। वापस आने के बाद जेलीफिश साफ करना, फिर नहाना, खाना, सोना, क्योंकि आधी रात फिर समुद्र जाना है। वजह सिंपल है, ज्वार के साथ टाइमिंग मैच करनी पड़ती है। हाई टाइड में जेलीफिश ज़्यादा मिलती है। जेफिश कितनी मिलेगी इसका कोई फिक्स नियम नहीं, मौसम पर डिपेंड करता है। कुछ सालों में ज़्यादा मिलती है, कुछ में कम। भगवान की मेहरबानी पर निर्भर करता है। जब माल ज़्यादा हो तो इक्विपमेंट भी अच्छा चाहिए, माल ना हो तो कुछ काम नहीं आता। हमारे घर में पहले एक छोटी लकड़ी की नाव थी। पापा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जाते थे, देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जल्दी बेच दी गई। वक्त बहुत तेजी से निकल गया। अब 20 अगस्त आ गया था। इन दिनों जियांग फिंगिंग को महसूस हो रहा था कि मेरे कॉलेज जाने का दिन पास आ रहा है, इसलिए बेटे के साथ और भी प्यार से बात करने लगी। बिना खुद जाने आवाज में नरमी आ गई। मुझे लगा मैं बहुत किस्मत वाला हूँ।
जियांग फेंगिंग हर दिन अलग अलग डिश बना कर देती। मैंने माँ के सामने कभी नहीं बताया कि मेरी कुकिंग असल में बहुत खराब है। पिछली जिंदगी में सालों तक हाउस हस्बैंड रहा था। जियांग फेंगिंग मुझे शहर ले जाकर कपड़े खरीदना चाहती थी। मैंने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया। माँ, फेंगचेंग में कपड़े और सस्ते हैं, वहां जाकर खुद ले लूंगा। माँ, तुम चिंता मत करो, पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। जियांग फेंगी सोचने लगी। पापा माँ दोनों थोड़े नाखुश हुए। मैंने उन्हें दिलासा दिया, पापा माँ, मैं नेशनल डे पर वापस आ जाऊंगा। लिनफू का प्लान था मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने आना। पिछली जिंदगी में पापा ने ही छोड़ा था, पर इस बार मैंने मना कर दिया, कहा मोटू के साथ जाऊंगा। लिनफू मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए। पहले से पहुंचे मोटू से मिलकर दोनों बिनचेंग जाने वाली बस में बैठ गए। 1 घंटे बाद एक्सप्रेस बस में बदले। दोपहर 1 बजे फेंगचिंग बस स्टेशन पहुंच गए। बाहर निकलते ही मोटू पूरी तरह खो गया। पहली बार इतनी दूर निकला था। मैंने अच्छे दोस्त को उसकी यूनिवर्सिटी तक छोड़ा। दोनों की यूनिवर्सिटी के बीच बस से करीब 1 घंटा लगता था। मोटू को सेटल कराकर अपने घर वापस आया। खिड़की खोलकर हवा ली, हल्का सा सामान जमाया, नहाया। मन और शरीर दोनों रिलैक्स फील हुए। मोटू को फोन किया, थोड़ी हिदायतें देकर फोन काटा। मन में सोचा पापा बनना आसान काम नहीं है। मैंने अगले दिन के काम प्लान किए। सुबह यूनिवर्सिटी जाकर एडमिशन कराना, बेड बुक करना, फीस और हॉस्टल फीस जमा करना। दोपहर में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जाकर कंप्यूटर खरीदना, पास के टेलीकॉम ऑफिस जाकर इंटरनेट कनेक्शन बुक करना। मैगी से एडजस्ट करते हुए जल्दी सो गया। ठीक है, फिंचिंग यूनिवर्सिटी के वेस्ट गेट पर, बैग कंधे पर, कैप पहने, मास्क लगाए, अपने पुराने प्यारे कैंपस में दाखिल होने वाला था। मन में कई विचार आ रहे थे। रुककर कैंपस के अंदर देखा, कई जूनियर लड़के दिखे। हैंडसम और स्मार्ट जूनियर लड़के, डेनिश शॉर्ट्स में जूनियर लड़कियां, स्काई ब्लू बेल बॉटम वाली जूनियर लड़कियां। क्यों सब लड़के और लड़कियां ही हैं? कैंपस के गेट पर खड़े होकर सोचा, क्या कभी सोचा था अपना फ्यूचर कैसा होगा? सोना मिले, चांदी मिले, लोहा मिले, या फिर हम मेहनतकश मजदूर ही रहें? हाँ हाँ, हम मजदूर ताकतवर हैं। ये ज्यादातर लोगों की मेहनत की कहानी है। 996, 7 दिन काम, जो बाल झड़ गए, खून में कॉफी का नशा भर गया, छुट्टी तो दूर, रेस्ट की भी हिम्मत नहीं। इस तरह कमाया हुआ पैसा सच में मुश्किल से कमाया जाता है। मैं एक पुरानी फेमस लाइन याद कर रहा था, जॉब करना तो नामुमकिन है। असल में कॉलेज जिंदगी का एक मोड़ है। पढ़ाई से किस्मत बदल सकती है। ये सच मानो दोस्तों, मेहनत करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। पढ़ाई ही आम लोगों के लिए वो रास्ता है जिससे मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। इसलिए सीरियस होकर मेहनत करो। मानो या ना मानो, मैं तो स्काई ब्लू जीन्स, सफ़ेद प्लेन टॉप, कंधे पर ब्लैक बैकपैक, सिर पर कैप, सूरज की धूप में चमकता हुआ काला सनग्लासेस। हम कैसे अरेंज करते हैं, छोटा वॉश बेसिन कैसे सेट करते हैं, ब्लू बेडशीट, पिलो कवर, येलो ब्लैंकेट, सफ़ेद रजाई कवर। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद टोफू जैसी फोल्डिंग सब ऊपर सेट हो गई। एक हाथ में ग्रीन बड़ा बैग कंधे पर डाला, दूसरे हाथ में बेसिन लेकर हॉस्टल की तरफ चला। इतना सामान उठाना अब उसके लिए बच्चों का खेल था, बिल्कुल आसान। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सुबह पी हुई सोयाबीन मिल्क भी बहुत गर्म लग रही थी। साउथ कैंपस की तरफ पहुंचा, फिर निकल गया। मैं एडमिन ऑफिस के पास साउथ कैंपस में क्यों घूम रहा था? बिना जल्दबाजी के, कह सकते हैं वो पुरानी यादों की हकीकत को वेरीफाई करना चाहता था, आगे आने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाने के लिए। या ये भी कह सकते हैं ये एक तरह से पहले से तय किस्मत का इंतजार था, जिसे ना बोलना ही बेहतर था। साफ साफ कहूँ तो ये पहले प्यार के इंतजार जैसा था, जो उसके दिल में एक गाना बनकर रहेगा था। भले ही उस लड़की ने करियर को प्रायोरिटी देकर उसे छोड़ दिया था, पर पहले प्यार का वो कड़वा दर्द फिर से मिलने की चाहत बन गया था। मुझे बेचैन कर रहा था। पिछली रात भी बहुत सोच विचार के बावजूद, जानते हुए भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी मन नहीं माना। क्योंकि एक वक्त था जब उससे प्यार मिला था। हाँ, क्योंकि प्यार में इंसान सबसे कमजोर पड़ जाता है। उसने ये नहीं सोचा था कि उसका ये काम सही था या गलत। कुत्ते जैसा बर्ताव, पुरानी मुलाकात की वो जगह याद आ गई। मैं जल्दी पहुंचकर एक पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार करने लगा। फुटपाथ पर बैठकर कैप से हवा करते हुए, आंखें सनग्लासेस के पीछे चारों तरफ देख रही थी। 2 सिगरेट पीने के बाद एक लड़का मेरे जैसा ही बैग लिए, दूसरे हाथ में सूटकेस लेकर आया। पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की भी सूटकेस खींच रही थी। दोनों मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैंने जगह चुनी थी वो खास वजह से थी, पहले भी यहीं हुआ था। करीब 100 मीटर की दूरी से लड़की का चेहरा साफ दिखने लगा। हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच लग रही थी। असल में 5 फीट 9 इंच थी, ये मुझे पता था। लड़की ने कैप पहनी हुई थी। उसकी टांगें और कमर का अनुपात बिल्कुल सही था। पैरों में सफ़ेद हाई टॉप कैनवास शूज, ऊपर सफ़ेद शॉर्ट स्लीव टी शर्ट और उस पर एक हल्की जैकेट। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। तभी वो लड़की न जाने किस बात पर रुक गई और बगल वाले लड़के पर भड़क उठी। उसका सीना तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था, सांसें कुछ तेज थीं। लड़के ने कुछ कहा और फिर दोनों आगे चलने लगे। बस लड़की थोड़ा पीछे रह गई। जैसे जैसे वो पास आती गई उसका चेहरा साफ दिखने लगा। वो थी वही, पतला सुंदर चेहरा, छोटी और सुतवा नाक, होंठ गुलाब जैसे, आंखें बड़ी बड़ी, भौहें थोड़ी सीधी। भौहों और आंखों के बीच का फासला एकदम सही। गालों की हड्डियां थोड़ी उभरी हुई, पर मांस उन्हें ढक रहा था। पूरा चेहरा जैसे किसी ने बनाया हो। ये साधारण लड़का नहीं था। इसे वो ऊंचे लेवल की ट्रिक्स नहीं आती थी। वो दोनों मेरे सामने से गुजरे और आगे बढ़ते रहे। लड़के ने जानबूझकर अपनी स्पीड कम की, जैसे शू का तस्मा ठीक कर रहा हो, और इस बहाने लड़की की तरफ सरक गया। मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा था, पर मैंने खुद को रोका। अभी वो मोमेंट नहीं आया था।
लड़की को छेड़ा गया तो उसने तुरंत झाड़ दिया। क्या तुझे कोई बीमारी है? मदद के बहाने छेड़ रहा है? लड़के ने कहा, यार सच में गलती से हुआ। वो बोली, ये दूसरी बार है, मैं गाइडेंस रूम में कंप्लेंट करूंगी, तेरा नाम बताऊंगी। लड़का बोला, अरे यार तू मुझे अच्छी लगती है, चल साथ में रहते हैं। लड़की और तेज हो गई, बोली, सामान रख और दफा हो यहाँ से। लड़के को समझ नहीं आया क्या करे। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, बस कर, कोई सीधा इंसान स्कूल में ऐसे किसी की मदद नहीं करता। इतना कहते ही मैं उसकी तरफ बढ़ा। लड़का तुरंत दौड़ पड़ा, पर पीछे मुड़कर चिल्लाया, हिम्मत है तो रुको, मैं पत्थर लेकर आता हूँ, देखता हूँ तुम दोनों को। मैंने नाटक करते हुए झुककर जमीन से कुछ उठाने का इशारा किया, बस। लड़का और तेज भाग गया। मैंने बचपन में दादी से सीखी थी ये ट्रिक, पत्थर उठाकर कुत्तों को भगाने की। इंसानों पर भी काम कर गई। हंसते हुए मैं पलटा और उसे देखा। वही पुरानी वो और आज की वो, दोनों धीरे धीरे एक हो रही थी मेरी नज़रों में। मैंने सनग्लासेस उतारे, कॉलर पर रखे और उस लड़की की तरफ मुस्कुराया। नमस्ते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नया स्टूडेंट। इतना कहकर हाथ बढ़ाया। मैंने हल्के से उसकी लंबी उंगलियां छुईं और हाथ वापस ले लिया। उसने कहा, नमस्ते, मैं शिंजियाई ब्रॉडकास्टिंग एंड होस्टिंग की नई स्टूडेंट हूँ। फिर बोली, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें हेल्प के बदले 2 दिन का खाना खिला देती हूँ, कैसा रहेगा? मैंने थोड़ा फॉर्मली मुस्कुराते हुए कहा। शिंजियाई ने थोड़ा सोचा, उस वक्त तय किया कि चांस लेना ठीक रहेगा। बोली, थोड़ी देर पहले शुक्रिया, और अब भी तुम्हें तकलीफ हुई। मैंने हंसते हुए कहा, 2 दिन काफ़ी है, ज़्यादा हुआ तो तुम रोने लगोगी। उस दिन मौसम था शरद ऋतु का, हवा सूखी और ताज़ी, थोड़ी गर्मी भी थी। दोनों करीब 20 मिनट चलते रहे। शिंजियाई ने अपनी हल्की जैकेट उतार ली। मेरे पास उतारने को कुछ नहीं था, हालांकि आगे पीछे दोनों तरफ पसीना था। फिर भी मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, खासकर वो जो पास चल रही थी। इस यूनिवर्सिटी का इतिहास पुराना था, जमीन के रास्ते लगभग सभी पुरानी स्टाइल में थे। उस वक्त सबसे खास था सड़क के दोनों तरफ लगे गिंको और चना के पेड़। अभी पूरी तरह पत्ते नहीं झड़े थे, पर जब मौसम थोड़ा और ठंडा होगा और जैकेट जरूरी होगी, तब दोनों तरफ सोने जैसे पीले पत्तों से भरी सड़क बन जाएगी। मैं चलते चलते शेनजियाई को देख रहा था। पुरानी यादों में उसकी इमेज और आज की वो धीरे धीरे एक होने लगी थी। मैंने सूटकेस और बिस्तर नीचे रखा, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच किया। असल में थकान कोई थी नहीं, पसीना जरूर था, पर इस वक्त मेरी स्टामिना सच में बहुत अच्छी थी। शेन जिया ने बैग से एक पानी की बोतल निकाली और मुझे दी। बोली, पहले पानी पियो, सच में शुक्रिया, अकेले मैं ये नहीं उठा पाती, और अभी जो हुआ वो भी। मैंने बोतल खोली और घूंट घूंट पी ली, फिर हंसते हुए बोला, शुक्रिया मत करो, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं सच में तुम्हारा वेट कर रहा था। शेन जिया ने प्लेफुली एक पेपर निकाला और बोली, ये हो सकता है, पर तुम ये कैसे जानते कि मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी? दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। शेन जिया खिलखिलाकर हंसी। मैं थोड़ा रुक गया, मन में सोचा शायद वो पहले की तरह अपनी ड्रीम के लिए दूर चली जाएगी, पर मैं ट्राई करना चाहता था, ना करना तो उतना ही बुरा होता। शिन जय से बातें बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका गार्ड थोड़ा हटा। मुझे देखकर उसे लगा सुंदर, कॉन्फिडेंट, बातों में और हरकतों में अच्छा था, सेफ लगता था। उसे लगता था पैसा सिक्योरिटी देता है, पर मेरे साथ उसे कुछ अलग फील हुआ। शायद किसी लड़की की इंस्टिंक्ट थी कि मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा। क्या वो थोड़ी सिक भी थी? शायद नहीं। शिंजाई ने काफी हैंडसम लड़के देखे थे। थोड़ी देर रेस्ट के बाद मैं उसे उत्तर दिशा की तरफ ले गया। दोपहर के 12 बज रहे थे। जब हम NORTH 2 के पास से गुजरे, मैंने उसे बताया, ये मेरी हॉस्टल बिल्डिंग है, तुम यहाँ 1 मिनट रुको, मैं अपना बिस्तर ऊपर रखाता हूँ। शेनजिया ने मुस्कुराते हुए उसका सामान नीचे रख दिया। मैं अपना बिस्तर उठाकर रूम में गया, विंडो के पास वाला अपर बंक चूज किया, सामान रखा। NORTH 1-2 की हॉस्टल वार्डन से बात करके शेनजिया को ऊपर भेजा। देखा कि वो रूम में पहरी थी। मेरी सलाह पर उसने भी वैसी ही विंडो वाली जगह चुनी। थोड़ा सेटल करने में हेल्प की, पर फिर लगा यहाँ ज़्यादा रहना ठीक नहीं। बोला, अभी जाता हूँ, कुछ और लेना है, अगर कहीं जाना हो और रास्ता ना पता हो तो कॉल कर लेना। उसने कहा, ठीक है, शुक्रिया। नंबर? वो फ़ोन उस ज़माने की लड़कियों की फेवरेट थी, करीब 2000 रुपये में आती थी, छोटी और स्टाइलिश। हमने एक दूसरे का नंबर सेव किया और मैं वहाँ से निकल आया। शंजिया ने इसे नीचे तक छोड़ा। रास्ते में एक दुकान से मैंने आइस टी की बोतल ली। बिना सोचे गुनगुनाने लगा, फिर खुद ही रुका, ठंडा नहीं पीना चाहिए, अब हेल्थ का ध्यान रखना था। हॉस्टल वापस आया तो रूम में एक लड़का अपना बिस्तर लगा रहा था। उसका चेहरा गोल था, नाक सीधी और उभरी हुई, माथा चौड़ा, रंग गोरा, घनी भौहें, छोटे बाल जो घुंघराले और घने थे। वो भी इसी रूम का हिस्सा था। मैं और किनयांग दोनों ने अपना अपना बिस्तर लगाया, फिर टॉवल और बेसन लेकर वाटर रूम गए, थोड़ा फ्रेश हुए, साफ कपड़े पहने। मैं स्टूल पर बैठकर आराम करने लगा। किनयांग से हल्की फुल्की बातें होती रहीं। तभी नोकिया की क्लासिक रिंगटोन बजी। शिनजाई का कॉल था। मैंने चुपचाप सुना, फिर बोला, ठीक है। उठा और बोला, किन भाई, खाने जा रहा हूँ, तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। चिनलियांग ने हंसते हुए कहा, ठीक है। मैंने याद दिलाया, अपना मेल कार्ड रिचार्ज करना मत भूलना, और नीचे की तरफ चल पड़ा। NORTH 1-2 की तरफ। NORTH पेट के नीचे शेनजियाई मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। दोपहर का खाना कहाँ खाएंगे? नॉर्थ साइड का तीसरा कैंटीन। चलते चलते मैं उसे नॉर्थ एरिया के बारे में बताने लगा। स्टाफ मील कार्ड में पैसे लोड करता था और हर काउंटर पर कार्ड स्वाइप करके खाना मिलता था। मैं शेनजियाई को अलग अलग फूड काउंटर दिखाने लगा। मैंने 2 प्लेट चावल ली। एक सर्विंग उस जमाने में 4 पैसे की थी। शेनजियाई ने एक मांटो यानी स्टीम्ड बन लिया 2 पैसे में। मैंने 2 पोर्शन बीफ, एक रेड ब्रेज्ड पोर्क और एक सब्जी ली, सब लाकर 3 रुपए। मीट खाने वालों के लिए ये जगह बढ़िया थी। मैंने बताया, फिगर मेंटेन करना हो तो बीफ खाओ, साथ में श्रिम्प और एग,
फैट नहीं बढ़ेगा। जो भी मैंने लिया वो सब शेन जियाई ने अपने कार्ड से पे किया। मुझे कोई इशू नहीं था। टीवी की तरफ वाली सीट ढूंढी और बैठकर उसका वेट किया। शिनजाई सूप लेने गई, वो आई और मैंने खाना शुरू किया। मैंने एक बॉटल खोलकर शिनजियाई को दी, दूसरी खुद उठाई। वो घूंट घूंट पीने लगी। टीवी पर बीजिंग ओलंपिक्स के हाइलाइट्स चल रहे थे। 110 मीटर हर्डल्स देखकर मन भावुक हो गया। रुका नहीं गया, एक घूंट ले ही लिया। थोड़ी देर रेस्ट के बाद सामने बैठे शिनजाई को देखा। उसने डीप ब्लैक फिटेड टॉप पहना था, जो उसकी पर्सनैलिटी को और निखार रहा था। जीन्स की हार्डनेस और उसकी नज़ाकत का मिक्स अजीब सुंदर लग रहा था। कभी कभी उसकी खुशबू आ जाती। खाना खाकर पास में एक अच्छी लड़की को देखकर मन में आया, जिंदगी इसी का नाम है। प्यार का आखिर में क्या रूप होता है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसी वक्त शिनजाई भी मेरी तरफ देख रही थी। वो काम जारी रख सकती थी, बदले में एक खाना काफ़ी था। शिनजाई, जो हम उम्रों के मुकाबले थोड़ी जल्दी मैच्योर हो गई थी, क्योंकि वो छोटी उम्र से परफॉर्मेंसेज में हिस्सा लेती रही थी। उसे लगा मैं उम्र में बराबर होते हुए भी काफ़ी काम करने वाले लोगों से भी ज़्यादा मैच्योर था। कॉन्फिडेंट था, सीरियस था, पर बोरिंग नहीं। बातें करना आता था, रूल्स भी जानता था और अपनी कमियां सामने रखने से डरता नहीं था। उसके पीछे लाइन बहुत लंबी थी, पर मैं अभी डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा था। एक स्टेप बैक रखा था। उसे क्या लगा वो मुझे नहीं पता था। सोचोगी नहीं तो मैं चलता हूँ, और काम है मुझे। शिनजाई ने बड़ी बड़ी आंखें झपकाई, थोड़ी हेजिटेट करते हुए बोली, कैंपस घूमना है, साथ चलोगे? खाना मैं खिला दूंगी। और मन में था वो सामने दिख रही साइकिल, वो प्यार की सवारी थी। हाँ हाँ हाँ, चलो। दोनों जवान लड़का लड़की धूप से भरे कैंपस की सड़क पर साथ चलने लगे। याद में बचपन की धुंधली सी इमेज आई। आसमान में बादल तैर रहे थे, स्कूल के रेडियो पर फ्लाई एफएम बैंड का गाना बज रहा था, हमारा प्यार। मैं और शिनजाई कैंपस की सड़क पर चलते रहे। गाना सुनकर दिल थोड़ा भारी हो गया। बदल में उसे देखकर पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वो गाना उस वक्त बड़ा अजीब लग रहा था और दिल में एक हल्का सा दर्द भी था। शिनजाई ने सेकेंड ईयर के पहले सेमेस्टर में अपनी करियर की राह चुन ली थी, और उस राह के लिए कुछ छोड़ना पड़ा। जो इंसान खुद को छोड़ सके वो सच में तारीफ के काबिल है। वो स्ट्रांग है। भले ही जो उसने छोड़ा वो मैं था। और बाद में टूटी टूटी खबरों से पता चला कि शिनजिया ने सच में बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की, और आखिर में उसने एक अच्छे घर के लड़के से शादी की। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं इस स्क्रिप्ट को एक बार और ट्राई करने की हिम्मत रखता हूँ? थोड़ी उम्मीद भी थी, थोड़ा डर भी। उम्मीद इसलिए कि शायद इस बार स्टोरी अच्छे से खत्म हो, पर दिल में एक हल्का सा दुख भी था। डर इसलिए कि जो सच में किसी से दिल से प्यार करे उसे भी शायद वही दर्द होगा। पहला प्यार जब बिछड़ता है तो जो मिठास होती है वो बिल्कुल साफ और प्योर होती है। वो सच्ची मिठास थी।